हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है। उसके बाद मैंने एक लास्ट अपील वीडियो बनाई, इसका रिप्लाई आज सुबह 8 बजे आया, जिसमें यूट्यूब ने बताया कि ग्लिच के कारण मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। इसी वजह से उन लोगों ने मेरा चैनल वापस से मोनेटाइज कर दिया। तो इस सीरीज को तो मैं इसी चैनल में कंटिन्यू करूंगा और लूसीफर रिकैप एक्सप्लेन में कल या परसों से एक नई सीरीज स्टार्ट होगी। चलिए स्टार्ट करते। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था उस एंशिएंट टॉम के डोर को देख के पॉल काफी क्यूरियस हो गया होता है। पॉल वहां पे चेनसो घोस्ट को समन करके बोलता है कि तुम इस डोर को तोड़ दो। चेनसो से अटैक करने के बावजूद उस डोर को कुछ भी नहीं होता। ड्राइवर बोलता अगर ये डोर फोर्स से खुल रहा होता तो हमने इसको कभी का खोल दिया होता। यहाँ पे कोई मैजिक बैरियर लगा हुआ है। पॉल को वहाँ पे फील हो रहा होता है कि वो डोर को अपनी तरफ बुला रहा है। पॉल वहाँ पे ड्रैगन के हेड के ऊपर अपना हाथ रख देता है। पॉल के हाथ रखने के साथ ही वो डोर वहाँ पे ओपन होने लगता है। एंड बोलती है वो देखो, पॉल ने उस डोर को ओपन कर दिया। जब वहाँ पे हॉल के अंदर लाइट जाती है तो वो लोग वहाँ पे टेराकोटा सोल्जर्स की आर्मी देखते हैं। इन्होंने वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना रखी होती है। उस आर्मी के पीछे वहाँ पे सीढ़ियाँ होती है जो कि वहाँ पे ऊपर पड़े स्टोन से बने हुए कब्र की तरफ जा रही होती है। अंदर की सीढ़ी को देख के सारे लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। एंड बोलती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने सारी चीजें ट्राई करी पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन पॉल ने यहाँ पे सिर्फ हाथ रखा और ये डोर अपने आप खुल गया। ड्राइवर बोलता है ऐसा हो सकता है कि पॉल का इस एंशिएंट टॉम से कोई ना कोई पुराना कनेक्शन रहा हो। लेकिन सच में ये एंशिएंट टॉम काफी अजीब है। पॉल सोच रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे यहाँ की हर एक चीज को देख के लग रहा है कि ये मेरे फैमिलियर है। मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। इसके साथ ही पॉल और बाकी सारे लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही पॉल वहाँ पे टेराकोटा आर्मी की तरफ बढ़ रहा होता है, अचानक से वो सारे सोल्जर के स्टैचू हिलना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं वो सारे सोल्जर अपने घुटनों पे आ गए होते हैं। पॉल बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारे टेराकोटा सोल्जर्स इस टॉम के गार्डियंस है। इन लोगों को यहाँ पे मेरे अंदर आने की वजह से अटैक करना चाहिए था, लेकिन ये सारे सोल्जर मुझे रिस्पेक्ट पेश कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे नहीं पता इस टॉम और मेरे बीच में आके क्या कनेक्शन है। जैसे जैसे पॉल वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है, सारे सोल्जर्स के लिए रास्ता बना रहे होते हैं। ब्लड रेड आई घोस्ट सोच रहा होता है पॉल जिस क्लैन से बिलोंग करता है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होगा। वहीं सारे लोग बोल रहे थे पॉल कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा स्पेशल है, वरना ये सारे टेराकोटा सोल्जर अपने घुटनों पे नहीं होते। लेकिन जैसे ही बाकी सारे लोग आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं, वो सारे सोल्जर्स को रोक देते हैं। सारे सोल्जर्स ने अपने स्वॉर्ड और स्पीयर को उन लोगों की तरफ पॉइंट कर दिया होता है। लेकिन जब वहाँ पे एंडन की बारी आती है तो वो लोग सिर्फ रास्ता ब्लॉक करते हैं। वो लोग वहाँ पे एंडन को बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं दिखाते। एंडन जोर चिल्लाते हुए बोलती है पॉल तुम अपना ध्यान रखना। वहीं हम देखते हैं पॉल को जो कि आगे तरफ बढ़ रहा होता है। हर एक सीढ़ी पे चढ़ने के साथ पॉल को वहाँ पे अपने माइंड के अंदर अलग अलग इमेजेस याद आ रही होती है। फर्स्ट स्टेप पे पाँव रखते पॉल को वहाँ पे एक जनरल दिखता है जो कि एक आर्मी को लीड कर रहा होता है। सेकंड स्टेप के साथ उसी जनरल ने 10,000 से ज्यादा लोग को मार दिया होता है। इतने लोग को मारने की वजह से वहाँ पे हर जगह बॉडीज होती है। थर्ड स्टेप चढ़ने में पॉल को पता चलता है कि उस जनरल को स्वॉर्ड घोस्ट के नाम से पहचाना गया। फोर्थ स्टेप पे जाने में पता चलता है कि वो जनरल काफी ओल्ड हो चुका है और आराम से एक माउंटेन में बैठ के पैलेस की तरफ देख रहा होता है जिसको उसने पूरी लाइफ गार्ड किया। पॉल सोच रहा होता है शायद से ये कब्र यहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट की है। हम देखते हैं पॉल वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर की तरफ आ गया होता है। अचानक से उस कब्र के अंदर से आवाज आती है आखिर यहाँ पे कौन आया है, क्या आप सील डीमन किंगडम के रूलर हैं। पॉल काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है ये टॉम कम से कम 400 से 500 साल पुराना होगा, तो आखिर जो बंदा यहाँ पे कब्र के अंदर है वो कैसे बात कर पा रहा है। ब्लड रेड आई बोला तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सिर्फ इस एंशिएंट टॉम के ओनर की सोल बात कर रही है। पॉल वहाँ पे हिम्मत उठाते हुए बोलता है मैं वो रूलर नहीं हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो, मेरा नाम है पॉल। मुझे नहीं पता आखिर मैं क्यों इस एंशिएंट टॉम को ओपन कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारे सील्ड डीमन किंगडम के बारे में जानता हूँ। वो सील्ड डीमन किंगडम कभी का खत्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं कॉफिन की सोल बोलती है तो इसका मतलब सील्ड डीमन किंगडम पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है। पॉल बोलता है मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम्हारा जो सील्ड डीमन किंगडम है वो साउथ वेस्टर्न माउंटेन्स का एक स्मॉल काउंटी है। जहाँ तक मुझे पता है वो जगह सिर्फ और सिर्फ 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है और वहाँ की पॉपुलेशन मुश्किल से 2 लाख होगी। आज से 50 साल पहले वहाँ पे जो नेशन ने अटैक कर दिया, उन लोगों ने वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया और सील डीमन किंगडम पूरी तरह से खत्म हो गया। वो सोल चिल्लाते हुए बोलता है जिस नेशन को बचाने के लिए मैंने अपनी लाइफ दे दी फिर उसको जो नेशन ने डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया, उन लोगों ने मेरे लोग मेरे किंगडम सबको मार दिया। हम देखते हैं उस सोल की गुस्सा होने की वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी रिलीज हो रही होती है जिस वजह से उस कॉफिन का गेट भी टूट गया होता है। वहाँ से इतना पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है कि वो सीधे आसमान तक जा रहा होता है। वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पे सारे लोग उस पावर को देख पा रहे होते हैं। वहीं सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर भी गांव लॉन्गशन उस पावरफुल ऑरा को देख पा रहा होता है। गांव लॉन्गशन बोलता है इतना पावरफुल घोस्टली ऑरा, मुझे पक्का पता है ये सील डीमन किंगडम का स्वॉर्ड घोस्ट है। हम देखते हैं उस ऑफिस के अंदर सन डेली भी आ गया होता है। सन डेली बोलता है मेरे हिसाब से स्वॉर्ड घोस्ट की टॉम ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट की टॉम को कब से ढूंढ रहे थे, लेकिन ये हमारी सिटी के पास में ही था। गांव लॉन्गशिंग बोलता है फटाफट जाके पता करो आखिर स्वॉर्ड घोस्ट की टॉम कहाँ पे है और अगर तुम्हें वहाँ पे सील डीमन किंगडम का कोई बंदा दिखे तो फटाफट से उसको मार देना। सन डेली बोलता है ठीक है सर मैं ऐसा ही करूंगा। वहीं हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पॉल के डैड काफी खुश हो रहे होते हैं।
पॉल के डैड बोलते कि हमारा पॉल ही है, पॉल को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। उस एंशिएंट टॉम को सिर्फ और सिर्फ पॉल ही ओपन कर सकता है, यहाँ तक कि तुम और मैं भी उसको ओपन नहीं कर सकते। पॉल की मदर एंचुअन बोलती है इसका मतलब हमारा बेटा पॉल काफी खतरे में होगा। पॉल के डैड बोलते हैं मैं यहाँ पे इस विलेज के अंदर हमेशा छुप के नहीं रह सकता, मुझे यहाँ पे इस विलेज से बाहर जाना होगा ताकि मैं पॉल को बचा सकूं। पॉल के डैड अपने हाथ में सिक्का ले लेते हैं और बोलते हैं उन सिक्योरिटी ब्यूरो वालों को मारने में काफी मजा आएगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पॉल को कुछ भी नहीं होगा, मैं उसको बचा लूंगा, तुम बस यहाँ पे हमारी बेटी का ध्यान रखो, मैं बस पॉल को बचा के आया। वहीं उस एंशिएंट टॉम के अंदर उस घोस्टली औरत को देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो ड्राइवर बोलता है कि इस घोस्ट का लेवल क्या होगा, ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं हम देखते हैं पॉल को देख के एनन काफी परेशान होती है। पॉल उस कॉफिन काफी पास खड़ा है, प्लीज वो सेफ रहे। वो जो सोल होती है वो काफी गुस्से से बोल रही होती है आखिर उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई, वो कमीने जो नेशन वाले, उन लोगों ने हमारे सील डीमन किंगडम को क्यों खत्म कर दिया। ब्लड रेड आई घोस्ट बोल रहा होता है तुम्हें इसका कांटेक्ट कर लेना चाहिए, ये घोस्ट सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पॉल बोलता है इस स्वॉर्ड घोस्ट के पास बहुत ज्यादा घोस्टली हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसके साथ कांटेक्ट करता हूँ तो मैं पक्का से एक्सप्लोड हो जाऊंगा। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है ये सिर्फ स्वॉर्ड घोस्ट का ऑरा है, जो असली सोल है वो वहाँ पे कॉफिन के अंदर पड़े स्वॉर्ड के अंदर है। अगर तुम्हें उसके साथ कांटेक्ट करना है तो तुम्हें अपने ब्लड को उसके ऊपर गिराना होगा। अगर स्वॉर्ड घोस्ट तुम्हें अपना मास्टर मान लेता है तो वो तुम्हें फॉलो करेगा, और अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता तो भी इसमें कोई बात नहीं। पॉल सोचता है अगर मैं यहाँ पे इस पावरफुल स्वॉर्ड घोस्ट का कांटेक्ट कर लेता हूँ तो मेरी पावर सच में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वो अपने अंगूठे को काट के स्वॉर्ड के ऊपर ब्लड को गिरा देता है। ब्लड के स्वॉर्ड के ऊपर गिरने के साथ ही वो घोस्टली और पीछे की तरफ हट जाता है और काफी स्पीड से पॉल के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। सोल के अंदर एंटर करने के साथ ही पॉल पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से जम गई होती है और वो स्टोन से बने हुए कॉफिन के अंदर गिर जाता है। एंडन काफी डर जाती है और बोलती है आखिर पॉल को क्या हुआ। वहाँ पे बाकी सारे लोग बोलते हैं हमें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एंडन वहाँ पे नाइटमेयर घोस्ट को समन करते हुए बोलती है मुझे यहाँ पे पॉल को बचाना होगा। एंडन वहाँ पे नाइटमेयर घोस्ट के ऊपर बैठते हुए काफी स्पीड से पॉल की तरफ जाने लगती है। हालांकि एंडन को पता होता कि वो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन फिर भी पॉल को बचाने के लिए वो अपनी लाइफ खतरे में डालने के लिए तैयार है। एंडन के वहाँ पे आगे जाने के साथ ही वो सारे सोल्जर्स को रोकने का ट्राई करते हैं। नाइटमेयर घोस्ट काफी मुश्किल से उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है। एंडन अपनी स्पिरिचुअल पावर नाइटमेयर घोस्ट को देती है ताकि वो अपनी स्पीड को बढ़ा सके। एंडन की स्पिरिचुअल पावर की वजह से नाइटमेयर घोस्ट काफी स्पीड से सारे अटैक को डॉज कर लेता है। वो वहाँ पे स्टोन कॉफिन के पास आ गए होते हैं। एंडन काफी डर गई होती है और बोलती है पॉल आखिर तुम्हें क्या हुआ, चलो फटाफट से उठ जाओ। वहीं हम देखते हैं पॉल की बॉडी एकदम से जम गई होती है, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। एंडन बोलते अगर इस तरह से चलता रहा तो पॉल बहुत जल्दी मारा जाएगा। वो वहाँ पॉल को खींचने का ट्राई करती है, लेकिन पॉल को खींचना काफी भारी पड़ रहा होता है। वहाँ पॉल को देख के लग रहा होता है कि उसको 100 साल से फ्रीजर के अंदर रखा गया हो। अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने के बावजूद वो पॉल को बाहर की तरफ नहीं खींच पा रही होती। एंडन काफी पैनिक कर गई होती है कि उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। ड्राइवर बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे कुछ भी ठीक है, जिस तरीके का पावरफुल यहाँ पे दिखाई दिया था बहुत ही जल्दी सिक्योरिटी ब्यूरो यहाँ पे आ जाएंगे। वो किलिन काफी स्पीड से बाहर की तरफ चेक करने के लिए चला जाता है। बाहर की तरफ वो लोग देखते कम से कम 10 गाड़ियां लगी हुई है। उन सारी गाड़ियों के अंदर सिक्योरिटी ब्यूरो के लाइट्स बाहर निकल रहे हैं जो कि सीधे टॉम की तरफ ही आ रहे हैं। वो एक पैर वाला बंदा बोलता है बॉस फटाफट से बाहर निकलना होगा, सिक्योरिटी ब्यूरो वाले यहाँ की तरफ आ रहे हैं। एंडन काफी थक गई होती है, इसीलिए वो अपनी बची हुई स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए नाइटमेयर घोस्ट की हेल्प से पॉल को बाहर निकाल देती है। एंडन सोच रही होती है इतनी कम स्पिरिचुअल पावर के साथ आखिर हम लोग इन सोल्जर से कैसे बचेंगे, लेकिन वो जो सोच रही थी वैसा बिल्कुल हुआ ही नहीं। वहाँ पे किसी भी सोल्जर ने उन लोगों पर अटैक किया ही नहीं, उल्टा उन लोगों ने वहाँ पे रास्ता क्लियर किया ताकि वो लोग इजीली जा सके। ड्राइवर बोलता है बॉस सिक्योरिटी ब्यूरो वालों ने मेन एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए हमें हमारे सीक्रेट रास्ते से भागना होगा। हम देखते हैं वो ग्रुप वहाँ पे काफी स्पीड से भाग की तरफ भाग जाता है। सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग बोल रहे होते हैं सील डीमन किंगडम के लोग यहीं कहीं होंगे, चलो फटाफट से उन लोगों को ढूंढ के मार दो। वो लोग वहाँ पे भाग की तरफ तो आ गए होते हैं, लेकिन पॉल की हालत अभी काफी खराब होती है। ड्राइवर बोलता है हमें पॉल के साथ हुआ क्या, ऐसा तो नहीं कि इसकी सोल को घोस्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया। एंडन बोलती है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। वो एक पैर वाला बंदा बोलते हैं यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, सिक्योरिटी ब्यूरो वाले हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें यहाँ पे जल्द से जल्द अलग होकर भागना होगा। ड्राइवर बोलते हैं हम यहाँ पे भाग के क्या करेंगे, हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ ग्रेव्स ही ग्रेव्स है, अगर हम लोग यहाँ पे उड़ के जाते हैं तो सिक्योरिटी ब्यूरो वाले हमको देख लेंगे। वो लोग यहाँ पे इतने बड़े फोर्स के साथ आए हैं, इसका मतलब उन लोगों का टारगेट सिर्फ हम नहीं है। शायद से अगर हम यहाँ पे पॉल को उनको दे देते हैं तो हमारे पास एक चांस होगा। एंडन बोलते ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं पॉल को कभी पीछे की तरफ नहीं छोड़ूंगी, पॉल मेरा फ्रेंड है, हमें इसको एरिस एकेडमी लेके जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एरिस एकेडमी पहुंच जाते हैं तो हम पक्का यहाँ से बच जाएंगे, क्योंकि पॉल एरिस एकेडमी का स्टूडेंट है। वो किलिन बोलता है पॉल पूरी तरह जम चुका है, बॉस की स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी कम है, फिर यहाँ पे इस हालत में ये लोग भागेंगे कैसे। यहाँ पे बॉस ने मेरी लाइफ बचाई है,
और साथ ही में पॉल ने मेरी एक बार लाइफ बचाई थी। तो अब यहाँ पे टाइम आ चुका कि मैं उन लोगों को रीपे करूँ। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो वालों को डिस्ट्रैक्ट करूंगा। बॉस आप फटाफट से पॉल को लो और यहाँ से भाग जाओ। ये बात सुन के वो बंदा और ड्राइवर दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। वो वहाँ पे एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए खड़े होते हैं। वो लोग बोलते अगर यहाँ पे डाइवर्ट करने की बात है तो तुम अकेले मैनेज कैसे करोगे, हम भी यहाँ पे तुम्हारे साथ उन लोगों को डाइवर्ट करने में हेल्प करेंगे। एंड वहाँ पे रोने लगती है और सोच रही होती है ये लोग यहाँ पे मेरे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं कि मैं यहाँ से सेफली निकल सकूं। वो लोग स्माइल करते हुए बोलते हैं बॉस आप अपना ध्यान रखना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ काफी स्पीड से भागने लगते हैं। ड्राइवर बोलता है कमीनो आखिर तुम वहाँ का देख रहे हो, मैं यहाँ पे हूँ, चलो फटाफट से मेरे पीछे आओ। वही हम देखते हैं नॉर्थ की तरफ वू क्लीन काफी स्पीड से भाग रहा होता है और सिक्योरिटी ब्यूरो वालों को अपनी तरफ भगा भी रहा होता है। हायरस बोलते फटाफट से उन लोगों को पकड़ लो, कोई भी यहाँ पे बचना नहीं चाहिए, जो भी बंदा यहाँ पे सील डीमन किंगडम से होगा उसको हाथों हाथ मार दिया जाएगा। वो तीनों वहाँ पे 3 डायरेक्शन के अंदर गए होते हैं ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्लिट कर सके। एंड रोते हुए बोलती है आप सभी का थैंक यू, पता नहीं हम लोग यहाँ पे लाइफ के अंदर वापस से मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को सेक्रीफाइस को जाया नहीं कर सकती। वो वहाँ पे नाइटमेयर घोस्ट की हाल से काफी स्पीड से निकल जाती है। ऊपर से एंडन वहाँ पे उन लोगों को देख पा रही होती है। वो एक पैर वाला बंदा और ड्राइवर उसके साथ बहुत पहले से है, तो एक तरीके से वो उसकी फैमिली हुए। वो रोते हुए बोलते मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द एरिस एकेडमी जाना होगा वरना यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो अपनी बची हुई स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए काफी स्पीड से एरिस एकेडमी की तरफ जाने लगती है। वहीं हम देखते हैं कार के अंदर बैठा हुआ सनडेली बोल रहा होता है तुम्हारे पास क्योंकि एक नाइटमेयर घोस्ट है तो क्या तुम यहाँ से भाग सकती हो, तुम्हें लगता है तुम हमको डाइवर्ट कर सकती हो, हम यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, हम लोग सिक्योरिटी ब्यूरो वाले हैं। अब चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। वो वहाँ पे अपने हाथ के ऊपर क्लिक करते हुए व्हाइट सोल घोस्ट को समन करता है। सनडेली के ऑर्डर के साथ वो लोग वहाँ पे स्प्लिट होकर नाइटमेयर घोस्ट की तरफ चले आते हैं। वो व्हाइट सोल घोस्ट वहाँ पे बाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। एंडन को रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा। वो वहाँ पे नाइटमेयर घोस्ट को बताने वाली होती है लेकिन उससे पहले ही एक व्हाइट सोल घोस्ट नाइटमेयर घोस्ट के बैक पे काट देता है। पेन की वजह से नाइटमेयर घोस्ट के हाथ से पॉल छूट जाता है। वहीं पॉल के नीचे की तरफ एक व्हाइट सोल घोस्ट वेट कर रहा होता है ताकि वो पॉल को खा सके। एंडन काफी शॉक हो जाती है और बोलते हैं नाइटमेयर घोस्ट यहाँ पे टारगेट पॉल है, चलो फटाफट उसको बचाओ। नाइटमेयर घोस्ट वहाँ अपने पेन को इग्नोर करते हुए उन लोगों को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं मौके का फायदा उठाते हुए एंडन को व्हाइट सोल घोस्ट काट लेता है। सनडेली बोल रहा होता लड़की तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो को बेवकूफ बना सकती है, अगर तू यहाँ पे डायरेक्टर गांव के नाजायज औलाद नहीं होती तो यहाँ पे व्हाइट सोल घोस्ट ने सीधे तेरे सर के ऊपर अटैक किया होता। लेकिन यहाँ पे तू अपनी लाइफ की टेंशन ना करते हुए इस बंदे को बचा रही है, इसका मतलब ये बंदा पक्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है यहाँ मेरे प्रमोशन का टाइम आ चुका है। एक और अटैक के साथ हम देखते हैं एंडन की हालत काफी खराब हो गई होती है, उसकी बॉडी से वहाँ पे लगातार ब्लड निकल रहा होता है। एंडन वहाँ पे अपने इंजरीज को इग्नोर करते हुए नाइटमेयर घोस्ट को बोलते कि मेरी बची हुई स्ट्रेंथ को यूज कर लो, बहुत ही स्पीड से एरिस एकेडमी की तरफ चलो। वहीं हम देखते हैं नाइटमेयर घोस्ट काफी स्पीड से व्हाइट सोल घोस्ट के पकड़ से बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पे काफी स्पीड से एरिस एकेडमी की तरफ जा रहा होता है। सनडेली बोला तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकती हो, मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं सिक्योरिटी ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मेरे व्हाइट सोल घोस्ट कोई भी नॉर्मल घोस्ट नहीं है, तुम्हें इसकी पावर ऑफ पता चलेगी। सनडेली अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए व्हाइट सोल घोस्ट की स्पीड को काफी बढ़ा देता है। व्हाइट सोल घोस्ट वहाँ पे लगातार नाइटमेयर घोस्ट के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बार बार बाइट करने की वजह से नाइटमेयर घोस्ट की हालत काफी खराब हो गई होती है। नाइटमेयर घोस्ट देखता है कि एरिस एकेडमी की डॉर्मेट्री बिल्डिंग सामने है। एंडन बोलते तो आखिरकार हम यहाँ पे पहुंच गए। वहीं हम देखते हैं नाइटमेयर घोस्ट एकेडमी के ग्राउंड के अंदर गिर गया होता है। वो तीनों व्हाइट सोल घोस्ट वहाँ पे उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से उनके सामने एक बहुत ही बड़ा हैमर आता है। हम देखते हैं वहाँ पे वो हेडलेस घोस्ट आ गया होता है जो कि पॉल को गार्ड कर रहा होता है। मुआन जिंग बोलती है आखिर यहाँ पे किसकी हिम्मत हुई जो कि एकेडमी के अंदर डायरेक्टली घोस्ट को भेजे, क्या तुम यहाँ पे जीते जीते काफी थक चुके हो। पॉल और एंडन की हालत को देख के उन लोग काफी गुस्सा आ रहा होता है। एंडन बोलती है प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हम लोग की हालत काफी खराब है। उसके बाद हम देखते हैं एंडन वहाँ पे बेहोश हो जाती है। मुआन जिंग देखती है कि पॉल वहाँ पे ऑलरेडी अनकॉन्शियस है, उसकी बॉडी वहाँ पे पूरी तरह जम चुकी है और वहीं एंडन के शरीर के ऊपर भी काफी चोटें लगी हुई है। फिर यहाँ पे तुम लोग के ऊपर किसने अटैक किया, अभी मुआन जिंग ये सोच रही होती है तभी वहाँ पे 10 एसयूवी एंटर करती है। सनडेली और कम से कम सिक्योरिटी ब्यूरो के 20 लोग वहाँ पे आ गए होते हैं। वो वहाँ पे पॉल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जरा से मुआन जिंग बोलते हैं आखिर तुम लोग हो कौन, हमारी आखिर हिम्मत कैसे कि हमारी अकेडमी के अंदर आके वायलेंस करो। मुआन जिंग वहाँ पे पॉल और एंडन के सामने आके खड़ी हो गई होती है। वहाँ पे एक बंदा बोलता तुम अपनी आंखें खोल के देखो, हम लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, हम लोग सिक्योरिटी ब्यूरो वाले हैं, अगर तुम यहाँ पे हमको अरेस्ट करने से रोकोगी तो तुम्हें भी बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। मुआन जिंग बोलते ये हमारे एकेडमी के स्टूडेंट है, ना कि कोई क्रिमिनल। तभी हम देखते वहाँ पे हेडलेस घोस्ट भी आ गया होता है। हेडलेस घोस्ट अपना हैमर लेकर तैयार होता है ताकि मुआन जिंग के ऑर्डर मिलने के साथ वो उनके ऊपर अटैक कर सके। सिक्योरिटी ब्यूरो का वो बंदा काफी गुस्सा होता है और बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे सिक्योरिटी ब्यूरो के ऊपर अटैक करने की, लगता है तुम्हें यहाँ पे नहीं पता आखिर मरना क्या होता है। वहीं हम देखते हैं सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे लोगों ने अपने अपने घोस्ट को बाहर निकाल लिया होता है। इतने सारे घोस्ट के रिलीज होने की वजह से वहाँ पे हर जगह घोस्टली और आ गया होता है। ये सब देख के मुआन जिंग काफी घबरा गई होती है और सोच रही होती है इन सिक्योरिटी ब्यूरो वाले के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, आखिर ये सारे लोग मिलकर मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं, सच में इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं। वहीं में मुआन जिंग को पता होता है अगर ये सारे लोग मिलकर अटैक करेंगे यहाँ पे उसकी बॉडी का एक पार्ट भी नहीं बचने वाला। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी स्पीड से प्रिंसिपल आ गए होते हैं।
प्रिंसिपल अपने हाथ के ऊपर एनर्जी रिलीज करते हैं और सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ घोस्ट और उनके होस्ट दोनों को उड़ा देते हैं। वही हम देखते हैं ये सब देख के मुआन चिंग काफी खुश होती है। मुआन चिंग ने अपनी लाइफ के अंदर पहली बार प्रिंसिपल की पावर को देखा है। प्रिंसिपल बोलता है तुम यहाँ पे पॉल और उसके साथियों को लेके जाओ, मैं यहाँ पे इन लोगों का ध्यान रख लूंगा। मुआन चिंग बोलती है ठीक है प्रिंसिपल। वहीं हम देखते हैं मुआन चिंग और हेडलेस घोस्ट उन लोगों को मेडिकल रूम की तरफ लेके जा रहे होते हैं। वहीं पे कार के सायरन की वजह से सारे स्टूडेंट उड़ गए होते हैं। सारे लोग वहाँ पे कॉरिडोर में आके बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं देखो भाई मुआन चिंग किसी को लेके जा रही है, आखिर वो यहाँ पे उस बंदे के साथ करने क्या वाली है, कहीं वो लोग सिस्टम तो नहीं करने वाले। वहीं पे दूसरे बंदे बोल रहे थे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर वो लोग यहाँ पे सिस्टम कर रहे होते तो क्या सिक्योरिटी ब्यूरो के इतने सारे लोग आते, यहाँ तक कि डिप्टी डायरेक्टर सन डेली भी यहीं पे है। ये कोई सिंपल मैटर नहीं है, पक्का यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी बात है। वहीं पे एक तीसरा स्टूडेंट बोलता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या सोच रहे हैं, क्या वो यहाँ पे सारे सिक्योरिटी ब्यूरो वालों को एक साथ खत्म कर देंगे। वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 लेवल के घोस्ट मास्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी पावर डिप्टी डायरेक्टर सन डेली को मैच करेगी। वही हमें रूम नंबर 433 के कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है। आवजी की नजर वहाँ पे लगातार पॉल की तरफ होती है। पॉल को वहाँ पे थोड़ी देर तक घूरने के बाद आवजी बोलता है पॉल के अंदर से बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी बाहर निकल रही है। सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे लोगों सिर्फ एक अटैक से हराने की वजह से सन डेली काफी शॉक रह गया होता है। सन डेली बोलता आखिर तुम हो कौन जो कि सिक्योरिटी ब्यूरो के मेंबर्स के ऊपर अटैक कर रहा है। प्रिंसिपल बोलता तो आखिर सिक्योरिटी ब्यूरो कौन है जो कि मेन स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर रही है। सन डेली काफी गुस्से के साथ बोलता है तुम सिर्फ एक 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कितनी सिक्योरिटी ब्यूरो के मिशन के बीच में आने की। प्रिंसिपल बोलता है ये मेरी टेरिटरी है, एक बार तुम यहाँ मेरी टेरिटरी के अंदर एंटर कर गए तो भले ही तुम ड्रैगन ही क्यों ना हो, तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। सन डेली हंसते हुए बोलता है तुम सिर्फ एक 6 लेवल के घोस्ट मास्टर हो, तुम्हें आखिर क्या लगता है तुम हम सभी को रोक सकते हो। वहीं हम देखते हैं सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे लोगों ने अपने अपने घोस्ट को समन कर लिया होता है। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल अपने हाथ में बंधी हुई पट्टी को हटाता है। प्रिंसिपल के दोनों हाथों को मिला के उनके हाथ के ऊपर 8 मार्क्स होते हैं। वहीं हम देखते हैं बहुत ही पावरफुल घोस्टली और के साथ यहाँ पे टॉप रैंक के 8 घोस्ट समन होते हैं। वो हर एक घोस्ट कम से कम 3 मंजिला बिल्डिंग जितना लंबा था, साथ ही उनका कंबाइंड होना बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। सन डेली काफी शौक रह गया होता है और बोलता आखिर तुम हो कौन। सन डेली के सर से काफी पसीना भी छूट रहा होता है। ये देख के सारे बंदे बोल रहे थे प्रिंसिपल ने यहाँ पे 8 घोस्ट को समन किया। यहाँ पे हर एक घोस्ट कम से कम विक्ड स्पिरिट लेवल पे है। उनमें से एक जिसने ब्रश को पकड़ रखा है वो शायद से घोस्ट जज है ना। लेजेंड्स के अंदर बताया गया कि वो एक टॉप टायर का घोस्ट है और ये यहाँ पे इतना ज्यादा रेयर होता है जैसे किसी एलियन का मिलना हो। वहाँ के सारे स्टूडेंट काफी शॉक होते हैं, किसी को भी बिल्कुल नहीं लगा था जो प्रिंसिपल इतना नॉर्मल दिखता है वो इतना ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। वहीं हम देखते जो सिक्योरिटी ब्यूरो के एजेंट्स होते हैं वो वहाँ पे डर के मारे पीछे की तरफ हटने लगते हैं। उन्होंने जन्म से लेकर अभी तक इतने पावरफुल इंसान का सामना नहीं किया। सन डेली बोलते तुम जैन सेंग नहीं हो बल्कि तुम 8 लेवल के घोस्ट किंग डुआन चैंग किंग हो। वहीं हम देखते सन डेली काफी डर रहा होता है। प्रिंसिपल बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम डुआन चैन किलिंग है, तो अब क्या मेरी आइडेंटिटी को जानने के बाद तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो। सन डेली बोलता है साउथ वेस्ट का मिलिट्री लीडर आखिर यहाँ पे एक 3rd ग्रेड की अकेडमी का प्रिंसिपल बनकर क्यों बैठा है। सन डेली को समझ में आ गया होता है कि पॉल यहाँ पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे लोग को बोलता है फटाफट से इनके ऊपर अटैक करो। सन डेली बोलता है कमांडर डुआन ये जियांग सिटी है, तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के काम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते, तो अगर आप यहाँ पे हमारे बीच में आते हो तो इसमें हमारी गलती कोई भी नहीं होगी। प्रिंसिपल बोलता है मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम किसको अरेस्ट करने के लिए आए हो, मैं यहाँ पे बस अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पे मेरे स्टूडेंट को लेके जाना चाहते हो तो तुम यहाँ पे बेझिझक आ सकते हो, अगर तुम्हें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। सन डेली बोलता है तुम एक हाई रैंक के ऑफिशियल हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे अटैक नहीं करूंगा, चलो फटाफट सारे लोग अटैक करो, हमें यहाँ पे सील डीमन किंगडम का वो बंदा चाहिए। वही हम देखते हैं सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे एजेंट बोलते हैं फटाफट जाकर उनके ऊपर अटैक करो। ये बोलते हैं सारे घोस्ट हमारे प्रिंसिपल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने सारे घोस्ट को अटैक करते हुए देख के सारे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं क्या हमारे प्रिंसिपल यहाँ पे इस अटैक को झेल पाएंगे। वहाँ का पूरा क्राउड काफी इंटरेस्ट से ये फाइट देख रहा होता है। अभी हम देखते जो घोस्ट जज होता है वो अपने ब्रश को मूव करता है, उसके ब्रश के मूव करने के साथ ही हेवन से बहुत सारा घोस्टली ऑरा बाहर निकलता है। वो सारा घोस्टली ऑरा वहाँ पे घोस्टली स्क्रिप्ट के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे ही वो सारे घोस्टली स्क्रिप्ट वहाँ पे उन घोस्ट को टच करती है उन सारे घोस्ट को वहाँ पे काफी पेन फील होने लगता है। प्रिंसिपल बोलते हैं घोस्ट मेट चलो फटाफट से इन लोगों को खत्म कर दो। अभी हम देखते हैं वहाँ पे घोस्ट मेट काफी जबरदस्त अटैक करती है। वहाँ पे ज्यादातर घोस्ट खत्म हो गए होते हैं, इसी वजह से पीछे खड़े एजेंट को काफी दिक्कत हो रही होती है। वो पूरा कैंपस वहाँ पे ह्यूमन और घोस्ट दोनों की चीखों से भर जाता है। वहाँ पे सारे बच्चे काफी शौक हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं प्रिंसिपल ने यहाँ पे सिर्फ 2 घोस्ट को रिलीज किया, उसके साथ ही सिक्योरिटी ब्यूरो की पूरी टीम खत्म हो गई। यहाँ पे उन्होंने अपने 8 घोस्ट को समन किया होता तो इनमें से एक भी बंदा बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहता। उनमें से एक बंदा बोल रहा था मुझे काफी डर लग रहा है, एक बार जब यहाँ प्रिंसिपल को टॉयलेट पेपर की जरूरत थी तो मैंने उनको टॉयलेट पेपर नहीं दिया था, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी प्रिंसिपल के साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल की पावर को देख के सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे एजेंट कांप रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या एक ह्यूमन सच में इतना पावरफुल हो सकता है। वहीं हम देखते हैं ये सब देख के सन डेली काफी गुस्से में होता है। सन डेली बोलता है चलो फटाफट चलो हम लोग को अभी के लिए चलना होगा। उन लोग को भागता हुआ देख के प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं ये सारे लोग बिल्कुल वेस्ट है, ये यहाँ पे नेशन के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं।
उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ पे मेडिकल रूम की तरफ घूमते हैं। ये हम देखते हैं वहाँ के सारे बच्चे जोर जोर चिल्लाने लगते हैं। वो सारे बच्चे प्रिंसिपल को बोल रहे होते हैं हम लोगों ने यहाँ पे एरिस एकेडमी को ज्वाइन करके काफी अच्छा काम किया। वहीं हम देखते हैं जो सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग होते हैं वो डर के मारे काफी स्पीड से जा रहे होते हैं। सडनली वहाँ पे काफी डरते डरते डायरेक्टर को फोन करता है। गाओ लॉन्गशन बोलता है चलो फटाफट से बता कि मिशन कैसा गया। सडनली बोलता है जो लड़का वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट टॉम से रिलेटेड था उसको यहाँ पे बचा लिया गया है। यहाँ पे जियांग सिटी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हम लोग के खिलाफ जा सकते हैं। वो बंदा है एरिस एकेडमी का प्रिंसिपल डुआन चैन किलिंग। गाओ लॉन्गशन बोलता है एक मिलिट्री लीडर जो कि यहाँ पे जियांग सिटी के अंदर आके एक 3rd ग्रेड अकेडमी का प्रिंसिपल बना हुआ है। सच में ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे जिंदा वापस आ पाए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग को एक साथ खत्म करना ये उनका सिग्नेचर मूव है। उन्होंने यहाँ पे अकेले एक पूरी सिटी को खत्म कर दिया था। जो नेशन ने यहाँ पे सील डीमन किंगडम के ऊपर अटैक किया था, इसीलिए डुआन चैन किलिंग कभी भी सील डीमन किंगडम के लोगों को नहीं बचाएगा। उसने यहाँ पे ये अकेडमी पक्का इसलिए बनाई होगी ताकि वो स्टूडेंट को इकट्ठा कर सके, इससे कि यहाँ पे सील डीमन किंगडम के लोगों को इन्वेस्टिगेट करना काफी आसान हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी मिलिट्री लीडर की पोजीशन को छोड़ के यांग सिटी के अंदर प्रिंसिपल क्यों बना हुआ है? यहाँ पे पक्का इसके पीछे बहुत ही डीप प्लानिंग होगी। यहाँ पे तुम्हें रोकने के पीछे उसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। पहला तो ये कि वो तुम्हारे काम का क्रेडिट लेना चाहता हो, और दूसरी बात ये कि वो इससे भी कोई बड़ी चीज करना चाहता हो। तो हम लोग यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि सील डीमन किंगडम का नेशनल एडवाइजर अभी तक नहीं मिला है। सडनली बोलता है तो क्या हम लोग चुपचाप बैठ के देखिए कि वो हमारा क्रेडिट कैसे चुराते हैं? गाओ लॉन्गशन बोलता नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए तुम लोगों ने यहाँ पे जिन लोगों को पकड़ा है उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करो। और रही बात यहाँ पे एरिस एकेडमी की, तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट को भेजेंगे। वो स्टूडेंट असलियत में हमारे एजेंट्स होंगे क्योंकि हमारे लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। सन डेली वहाँ पे सजेस्ट करता है क्या मेरे बच्चे एजेंट बनके जा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो बहुत इजीली सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर एंटर कर पाएंगे। गाओ लॉन्गशन बोलता है हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैं वहाँ पे अपनी बेटी गाओ शोशो को भी भेज दूंगा। सारी अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के बाद गाओ लॉन्गशन वहाँ पे कॉल को काट देता है। गाओ लॉन्गशन बोलता है सील डीमन किंगडम के नेशनल एडवाइजर तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुमको अपने हाथों से पकड़ूंगा। तभी हमें वहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। हमें पॉल के फादर टिकट खरीद रहे होते हैं। अचानक से उनको छींक आती है और लिनियन बोलते हैं आखिर मेरे पीठ के पीछे कौन मुझे गाली दे रहा है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है। मेडिकल डिपार्टमेंट से एक सीनियर ने इनके पास एक घोस्ट नर्स को रख रखा होता है ताकि वो उसको ठीक कर सके। वहीं में पॉल की कंडीशन को देखते उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उन लोगों ने वहाँ पे पॉल को एक ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर रख रखा होता है। वहीं हम देखते हैं पॉल के हार्ट को फ्लैट लाइन पे देख के मुआन चिंग काफी घबरा रही होती है। वहीं प्रिंसिपल को देख के मुआन चिंग बोलती है प्रिंसिपल लगता है पॉल बहुत बड़े खतरे में है, प्लीज आप इसको बचा लीजिए। प्रिंसिपल बोलते हैं यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पॉल की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जा चुकी है, इसलिए पॉल की बॉडी के अंदर उसके हार्ट मेडियन को डैमेज कर दिया है। अगर वो यहाँ पे एनर्जी को रिलीज कर देता है तो कुछ दिनों के आराम के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रिंसिपल अपने पास से एक नीडल निकालते हैं, पॉल के सिर के ऊपर लगा देते हैं। हम देखते हैं ब्लैक कलर का ब्लड उसकी बॉडी के अंदर से निकल रहा होता है। उस नीडल की वजह से पॉल की बॉडी के अंदर से काफी स्पीड से नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है। हम देखते हैं पॉल का फेस जो कि काफी डार्क हो गया होता है, वो भी अब धीरे धीरे गायब होने लगता है। और वहीं जो हार्ट मॉनिटर का वो फ्लैट लाइन दिखा रहा था वो वापस अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। ये सब देख के मुआन चिंग को काफी रिलीफ फील हो रहा होता है। मुआन चिंग बोलती है प्रिंसिपल आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, आखिर यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो वाले पॉल को क्यों पकड़ना चाहते थे? प्रिंसिपल बोलते तुम्हें वो सारे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो कि तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में तुम जितना जानोगी तुम्हारे लिए खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। मुआन चिंग अपना मुंह बंद करके पॉल को ढकने लगती है। वही हम देखते अचानक से प्रिंसिपल पॉल के हाथ को देख के काफी शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि पॉल के लेफ्ट हाथ के ऊपर एक और नया मार्क आ गया होता है। वो मार्क एक एंशिएंट शॉट का होता है। प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं कहीं ये शॉर्ट घोस्ट तो नहीं। यहाँ पे ये एंशिएंट घोस्ट मार्क बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है, और वहीं एज देख के भी लग रहा है कि ये बिल्कुल वही है। इसका मतलब पॉल सच में सील डीमन किंगडम का मेंबर है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल वहाँ पे काफी शॉक हो गए होते हैं। वो वहाँ पे काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए पॉल गले को दबाने लगते हैं। मुआन चिंग बोलती है प्रिंसिपल आखिर आप क्या कर रहे हैं? अचानक से वहाँ पे एग्रेशन की वजह से प्रिंसिपल ने पॉल के गले को दबा दिया था। लेकिन वहाँ पे मुआन चिंग की आवाज को सुनते ही प्रिंसिपल होश में आ जाते हैं। प्रिंसिपल काफी पैनिक करते हुए बोलते हैं मैं बस यहाँ पे पॉल को चेक कर रहा था कि उसकी नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से खत्म हुई कि नहीं। प्रिंसिपल वहाँ पे पॉल की तरफ घूर रहे होते हैं। उनको वहाँ पे घबराहट के साथ रिग्रेट फील हो रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं, वहाँ चले आते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे 1 हफ्ता बीत गया होता है। पॉल 1 हफ्ते बाद अपनी आंखें खोलता है। पॉल इतने दिनों से कोमा के अंदर एक ड्रीम देख रहा था, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर माउंटेन्स थे, वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हुए काफी पीसफुल लाइफ जीते थे। लेकिन अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ पे एक वॉर हुई, जाओ किंगडम की आर्मी ने वहाँ पे अटैक करके सारी चीज तबाह कर दी। वो सारे लोग जो काफी पीसफुल जिंदगी जी रहे थे, अचानक से उन लोगों की जिंदगी एक हेल जैसी हो गई। वहाँ पे लोगों की लाश की वजह से माउंटेन्स बन गए थे। तब उन लोगों ने पैलेस के ऊपर अटैक किया। ना सिर्फ उन लोगों ने हर एक बंदे को मार दिया, बल्कि उन लोगों ने वहाँ पे उस पैलेस के सारे ट्रेजर को भी चोरी कर लिया। एंड के अंदर वो जो इतना सुंदर सा पैलेस था वो ऐसे इसके अंदर चेंज हो गया। वहीं ड्रीम के एंड में पॉल को वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लेडी दिखाई देती है, जिसने वहाँ पे रॉयल कपड़े पहने होते हैं। उसने एक हाथ में एक बच्चे को ले रखा होता है और वहीं उसके दूसरे हाथ में एक छोटे बच्चे का हाथ होता है। वो वहाँ पे अपने आंखों के थ्रू पॉल कुछ बताने का ट्राई कर रही होती है। जैसे ही पॉल वहाँ पे ड्रीम के इस मूड में पहुंचता है, उसका दिल काफी जोरों से दुखने लगता है। पॉल सोच रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है।
मैं कभी उस जगह पे नहीं गया, लेकिन फिर भी ड्रीम के अंदर जो भी मैं देख रहा था वो बिल्कुल रियल लग रहा था। वहीं हम देखते हैं पॉल के उठने में लिटिल फैटी काफी खुश हो गया होता है। वो हमें पॉल के ऊपर जंप करते हुए बोलता है, मुझे हमें बिल्कुल नहीं लगता तुम वापस से उठ पाओगे। पॉल बोलता है, लिटिल फैटी फटाफट से मेरे ऊपर से हट जाओ वरना मैं पक्का से मारा जाऊंगा। मुझे लगता है तुझे यहाँ पे सच में फैट लॉस की जरूरत है, और वैसे मैं यहाँ पे कितने दिनों से बेहोश पड़ा हूँ। लिटिल फैटी बोला, तुम पूरे 7 दिन से सो रहे हो, सच में तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि तुम्हारी मिलिट्री ट्रेनिंग सोते सोते निकल गई। तुम यहाँ पे मेरी तरफ देखो, ट्रेनिंग करने से मेरी हालत क्या हो गई है। उसके बाद लिटिल फैटी वहाँ पे पॉल को थैंक यू बोलता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखने की वजह से मैं यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग को काफी हद तक स्किप कर पाया। अचानक से हम देखते पास वाले बेड से कोई बोलता है, तो आखिरकार तुम भी यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर आई गए, इसमें तुम्हें यहाँ पे देखे मुझे काफी मजा आ रहा है। जब पॉल वहाँ पे उधर की तरफ देखता है तो वहाँ पे लैंड चेन होता है, वहाँ पे लैंड चेन पूरी तरह से पट्टियों के अंदर बंधा होता है। पॉल बोलता है, मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, मैं यहाँ पे बस कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाऊंगा। रही बात तुम्हारी हालत यहाँ पे काफी खराब है, ऐसे तुम्हारी पूरी लाइफ ऐसी बीतने वाली है। वही हम देखते ये बात सुन के लैंचन काफी गुस्सा होता है और बोलता है, ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। पॉल बोला, तुम यहाँ पे काफी फुदक रहे हो, तो तुम्हारे दोनों पैर तोड़ना इनफ नहीं था, यहाँ पे तुम्हारा तीसरा पैर भी तोड़ना पड़ेगा। वही हम देखते लिटिल फैटी लैंचन की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पे इसका तीसरा पैर है कहाँ पे। तभी पॉल बोलता है, 1 मिनट रुको, मुझे लगता है मैं यहाँ पे कुछ भूल रहा हूँ, यहाँ पे एन रैन कहाँ पे है। लिटिल फैटी बोलता है, एन रैन, क्या तुम उस यंग गर्ल की बात कर रहे हो, वो भी यहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड है क्योंकि उसको भी बहुत सारी इंजरीज हुई थी। मुआन चिंग बोलती, वो सिर्फ इंजरीज नहीं है, तुम्हें यहाँ बचाने के चक्कर में एन रैन बस मरने वाली थी, वो अभी भी यहाँ पे आईसीयू के अंदर है और उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। पॉल वहाँ पे बेड के ऊपर से उठते हुए बोलता है, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, लेकिन पॉल वहाँ पे खुद को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। ये देखते हुए लैंचन हंसते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारे पैर टूट चुके हैं, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। पॉल बोलता है, मैं इतने दिनों से सो रहा था इसलिए मुझे काफी अजीब लग रहा है। उसके बाद पॉल वहाँ पे लैंचन के पास जाते हुए और लैंचन के पैर के ऊपर फ्लिक कर देता है। पॉल बोलता है, तुम मेरे लिए काफी टेंशन करते हो, तो मेरी तरह से तुम्हारे लिए एक रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है। फ्लिक करने की वजह से लैंचन काफी जोर चिल्ला रहा होता है। वहीं हम देखते हैं पॉल को 50 इमोशनल कॉलर्स मिल गए होते हैं। पॉल बोलता है, लैंचन फालतू बातें करना बंद करो, अगर तुम यहाँ पे इतने कैपेबल हो तो आके मुझे पकड़ो। उसके बाद वो वहाँ पे उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं पॉल वहाँ पे आईसीयू के अंदर आ गया होता है। एन रैन को वहाँ पे हर जगह पट्टियों से बांधा हुआ होता है, उसकी हालत सच में वहाँ पे काफी क्रिटिकल होती है। पॉल बोलता है, मुआन चिंग, आखिर इसकी कंडीशन क्या है। वहीं हम देखते हैं एन रैन को ऐसे देख के पॉल काफी बुरा फील हो रहा होता है। मुआन चिंग बोलते हैं, तुम्हें बचाने के चक्कर में व्हाइट सोल घोस्ट ने इसके ऊपर लगातार अटैक किया, अब इसकी बॉडी का बहुत ही मुश्किल से कोई पार्ट होगा जिसके ऊपर अटैक ना किया गया हो। और इन सब में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको यहाँ व्हाइट सोल घोस्ट ने पॉइजन भी कर दिया है। हमने यहाँ पे इसको एंटी पॉइजन सीरम भी दिया, लेकिन वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये पक्का से एक यूनिक पॉइजन है जो कि व्हाइट सोल घोस्ट के घोस्ट मास्टर ने यूज किया है। पॉल बोलता है, आज यहाँ पे एन रैन की हालत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इसको बचाना होगा। चलिए मुझे फटाफट से बताइए कि सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर किसने इसको हर्ट किया। पॉल वहाँ पे अपनी मुट्ठी को बंद करता है, उसे वहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। मुआन चिंग बोलती, वो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर है जिसका नाम है सन डेली। पॉल वहाँ पे घूम के जाने लगता है और बोलता है, मैं यहाँ पे उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे मेडिकल ऑफिस के डोर पे पहुंचता है, उसके सामने वहाँ पे प्रिंसिपल आ गए होते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं, पॉल आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल का बिहेवियर काफी कोल्ड होता है। पॉल बोलता है, मैं यहाँ पे सन डेली को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे चांस मिल सके एन रैन के लिए एंटीडोट ढूंढने का। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल सीढ़ी से ऊपर जाते हुए बोलते हैं, चलो फटाफट से पहले मेरे साथ चलो। पॉल बोलता है, मेरे पास यहाँ पे इस चीज के लिए टाइम नहीं है। पॉल वहाँ पे एन रैन के लिए काफी परेशान होता है क्योंकि बिना एंटीडोट के एन रैन वहाँ पे मारी जाएगी। मुआन चिंग बोलते, तुम यहाँ पे प्रिंसिपल से ऐसे बात नहीं कर सकते, प्रिंसिपल ने वहाँ पे तुम्हारे लिए सिक्योरिटी ब्यूरो से अकेले फाइट करी है, अगर वो यहाँ पे नहीं होते तो सिक्योरिटी ब्यूरो वाले तुम्हें लेके चले गए होते। पॉल काफी शॉक होता है और बोलता है, इसका मतलब आपने मुझे सेव नहीं किया बल्कि मुझे यहाँ पे सेव करने वाले प्रिंसिपल है। लेकिन मुझे लगा था सिर्फ प्रिंसिपल लंबी लंबी फेंकते हैं, उनके पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है। मुआन चिंग बोलती है, पक्का प्रिंसिपल तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, मुझे लगता है तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, वो तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे बल्कि वो तुम्हें सेव करना चाहते हैं। पॉल वहाँ प्रिंसिपल को फॉलो करते करते रूफ टॉप पे पहुंच जाता है। प्रिंसिपल बोलते हैं, उस दिन सिक्योरिटी ब्यूरो वाले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए क्योंकि उनको वहाँ पे ध्यान से देखने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अगर तुम वहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो में जाओगे तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी को पहचान जाएंगे। मुझे लगता है शायद से तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि सिक्योरिटी ब्यूरो तुम्हें क्यों ढूंढ रही है। पॉल बस वहाँ पे एन रैन के लिए एंटीडोट लेने के जा रहा था। पॉल ने इन सब के बारे में सोचा ही नहीं। अब जबकि वो सोच रहा है तो सच में काफी अजीब है। ये बात तो पक्की कि पूरी सिक्योरिटी ब्यूरो इसलिए उसके ऊपर अटैक नहीं कर रही क्योंकि उसने सन माओ को मारा था। प्रिंसिपल बोले, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी तुम डायरेक्टली सिक्योरिटी ब्यूरो में जा रहे हो। तुम्हें आखिर क्या लगता है, आखिर तुम्हारे पास क्या चांस है वहाँ से जिंदा बच के वापस आने के। तुम्हें आखिर क्या लगता है एक लेवल 1 का घोस्ट मास्टर सन डेली से फाइट कर सकता है। प्रिंसिपल वहाँ पे जो भी बोल रहे थे वो सारी बातें सेंस बना रही थी और यही वजह कि पॉल वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। पॉल सोच रहा था क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है तो पक्का उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। पॉल वहाँ प्रिंसिपल को बोलता है, प्रिंसिपल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। प्रिंसिपल बोलते हैं, यहाँ बस स्कूल से थोड़ी दूरी पर एक ग्रीन कॉप्स घोस्ट टॉम्ब है, वहाँ पे कम से कम 7 से 8 मलेशिया स्पिरिट लेवल के घोस्ट हैं और साथ ही में एक विक्ट स्पिरिट लेवल का ग्रीन कॉप घोस्ट भी है। अगर तुम यहाँ पे इन सारी चीजों को क्लियर कर लेते हो तो तुम एक 3 लेवल घोस्ट मास्टर फाइट कर सकते हो।
वहाँ पे उस टॉम में फाइट करने के बाद तुम सैंडली से मिलने के लिए जा सकते हो कि तुम्हारे पास वहाँ पे सैंडली को हराने का एक चांस होगा। पॉल बोलता है एंडेन का क्या, उसको हमें पॉइजन दिया गया है, उसकी लाइफ बहुत बड़े खतरे में है। प्रिंसिपल बोलते जाओ और ये करके दिखाओ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ वो कम से कम 1 महीने तक नहीं मरने वाली। ये सुनने के बाद पॉल को वहाँ पे काफी रिलीफ फील हो रहा होता है। पॉल वहाँ पे प्रिंसिपल को इस चीज के लिए थैंक यू बोलता है। प्रिंसिपल स्माइल करते हुए बोलते यही बिल्कुल सही रहेगा, तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम्हें अपना डिसाइपल चूज करके मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं करी। और सोच रहा था डिसाइपल, प्रिंसिपल शायद से मुझे ये करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि मैं यहाँ पे प्रूव कर सकूं कि मैं उनका डिसाइपल बनने के लायक हूँ। प्रिंसिपल बोलते भले तुम मैरिज एकेडमी से हो लेकिन फिर भी मेरा डिसाइपल होना काफी अलग बात होगी। तो पॉल क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना पसंद करोगे? ये सब देख के पॉल वहाँ पे काफी शॉक होता है क्योंकि प्रिंसिपल काफी स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इनका डिसाइपल बनना चाहते होंगे लेकिन उन लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। तो आखिर वो यहाँ मुझे डिसाइपल बनाने के लिए आगे से क्यों पूछ रहे हैं? पॉल को वहाँ पे हेजिटेट करते हुए देख के प्रिंसिपल बोलते हैं आखिर तुम्हें क्या लगता है, कहीं तुम ये तो नहीं सोचे कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ? पॉल वहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकता, आपने यहाँ पे ऑलरेडी मुझे और एंडन को बचाया है, ये ऑलरेडी मेरे लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा फेवर था। अगर मैं यहाँ पे आपका डिसाइपल बनता हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात होगी। मास्टर आपका डिसाइपल यहाँ पे आपको ग्रीट करता है। प्रिंसिपल स्माइल करते हुए बोलते बच्चे तुम काफी होशियार हो। वहीं हम देखते प्रिंसिपल को स्माइल करते हुए देख के पॉल सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल उसे बेच भी देंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। प्रिंसिपल बोलते और सिक्योरिटी ब्यूरो तुम्हें क्यों पकड़ना चाहती है, तुम उसके बारे में खुद से इन्वेस्टिगेट करो, ये चीज ध्यान रखना 11 PM के बाद मेरे पास मेरे ऑफिस में मिलने के लिए आना। ये बोलने के बाद प्रिंसिपल वहां जाने वाले होते हैं। पॉल सोच रहा होता लगता है प्रिंसिपल मुझे कोई स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। प्रिंसिपल बोलते वैसे मुझे एक चीज याद है, तुम वो स्टूडेंट हो जिसकी फीस माफ हुई थी, तो मुझे एक बात बताओ आखिर तुम्हारे पेरेंट्स करते क्या हैं? पॉल बोलता है मेरे पेरेंट्स यहाँ पे गेहूं की फार्मिंग करते हैं और वहीं जब मेरी बहन है उसको काफी खतरनाक बीमारी है इसीलिए वो हमेशा घर पे रहती है। प्रिंसिपल बोलते अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वही हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। पॉल अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है। वही हम देखते लिटिल फैटी बोल रहा होता है पॉल तुम्हें यहाँ पे कुछ दिनों तक और बेहोश रहना चाहिए था क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लासों को स्किप करने में काफी मजा आ रहा था। पॉल बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या मैं यहाँ पे एक वेजिटेबल बन जाऊँ ताकि तुम खाना भी स्किप कर दो और तुम थोड़े बहुत फैट लॉस भी कर लोगे? लिटिल फैटी बोलता तुम एक काम करना, तुम रोज मेडिकल रूम में चले आना और मैं वहाँ पे तुम्हें देखने के लिए क्लासेस स्किप कर दूंगा। पॉल बोलता पक्का मेरा दिमाग खराब होगा जो मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। पॉल ने वहाँ पे अपने लिए मेजर सेलेक्ट कर लिया होता है। पॉल ने वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम मेजर को चूज किया होता है। वहीं लिटिल फैटी ने टैंक सपोर्ट सिस्टम में मेजर सेलेक्ट किया होता है और वहीं जो आवजी था उसने असैसिन सिस्टम मेजर को चूज किया होता है। भले ही वो तीनों यहाँ पे सेम मेजर में नहीं थे लेकिन फिर भी उन लोगों की काफी सारी थ्योरी क्लासेस साथ में होती थी। हम देखते वहाँ पे इतनी बड़ी क्लासरूम स्टूडेंट से भरी हुई थी। वही हम देखते हैं क्लास में जो सारे लड़के होते हैं वो लड़कियों के आगे पीछे घूम रहे होते हैं ताकि कोई भी लड़की वहाँ पे उनको भाव दे सके। वही हम देखते हैं ऐसी लड़के जो कि लिटिल फैटी से बदतर थी, उनके भी आसपास कम से कम 8 से 10 लड़के घूम रहे थे। ये सब देख के पॉल काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है आखिर ये सारे बंदे यहाँ पे इतना सीख कैसे हो सकते हैं, क्या इन लोगों को यहाँ पे ये सब करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? लिटिल फैटी बोला तुम्हें यहाँ पे इसीलिए इन सारी चीजों की भूख नहीं है क्योंकि तुम्हारा पेट ऑलरेडी फुल है, तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मुआन चिंग है और साथ साथ में एंडन भी है, तो आखिर इन सारी लड़कियों पर तुम्हारा ध्यान कैसे जाएगा? वही हम देखते पॉल देखता कि आओजी यहाँ पे आगे की तरफ अकेले बैठा हुआ है। पॉल सोचता सच में आओजी काफी कमाल का है, वो एक टॉप स्टूडेंट होने के लायक है, उसका सेल्फ डिसिप्लिन का लेवल सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी हम देखते पॉल वहाँ पे खाली सीट देके आराम से बैठ जाता है। पॉल सोच रहा था जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने हाथ के ऊपर ये एंशिएंट स्वॉर्ड का मार्क देखा, इसका मतलब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्वॉर्ड घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर लिया है। लेकिन भले यहाँ पे पॉल कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले पर वो यहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट की मेन बॉडी को सेंस नहीं कर पा रहा था। पॉल बोलता है कोई बात नहीं, लेजेंडरी 8 लेवल घोस्ट किंग अब मुझे यहाँ पे 1-on-1 सिखाने वाले हैं तो मेरी ये प्रॉब्लम पक्का से सॉल्व हो जाएगी। पॉल अभी ये सब सोच ही रहा होता है तभी जरा से वहाँ की बेल रिंग होती है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल वहाँ पे एक बुक लेके अपने हाथ में आते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं सारे लोग चुप हो जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ अनाउंस करना है। आज हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सचेंज स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे स्नो फिनिक्स एकेडमी से आए हैं, तो हम लोग को यहाँ पे उन लोग को वेलकम करना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे 2 फीमेल स्टूडेंट और 1 मेल स्टूडेंट आए होते हैं। 2 फीमेल स्टूडेंट को देखकर सारे मेल स्टूडेंट काफी खुश हो गए होते हैं क्योंकि उन दोनों फीमेल में से एक सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर की बेटी गाओ शोशो होती है। सारे लोग बोल रहे होते हैं गाओ शोशो दिखने में बिल्कुल एक गॉडेस की तरह है। वहीं हम देखते हैं पॉल वहाँ पे उन तीनों को घूर रहा होता है। पॉल वहाँ पे क्लियर होता है कि उन तीनों को यहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया है। क्या गाओ लोंगशिंग को बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं इन लोगों को खत्म भी कर सकता हूँ? वहीं हम देखते हैं सारे मेल स्टूडेंट को उन लोगों को घूरता हुआ देख के प्रिंसिपल को काफी एम्बेरेस फील हो रहा होता है। वो तीनों वहाँ पे सामने जाके खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। गाओ शोशो वहाँ पे अपने बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करने के बाद एक सीट ढूंढने के लिए आगे तरफ चली आती है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं अगर गाओ शोशो हमारे पास बैठ गई तो हम अपनी लाइफ के 20 साल देने के लिए तैयार है। गाओ शोशो वहाँ पे पूरी क्लास की तरफ देखने लगती है। गाओ शोशो को वहाँ पे पॉल दिख गया होता है जो कि उसका टारगेट है क्योंकि वहाँ पे 7 दिन सही से इन्वेस्टिगेट करने के बाद सिक्योरिटी ब्यूरो को पता चल गया कि उस दिन जो स्वॉर्ड घोस्ट होम से बाहर निकलता वो कोई और नहीं बल्कि पॉल है। तो यहाँ पे आने से पहले गाओ शोशो ने ऑलरेडी पॉल की फोटो देख रखी थी। गाओ शोशो को बोला गया था कि उसको यहाँ पे पॉल के आसपास ही रहना है और अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो गाओ शोशो को पॉल के होम टाउन की लोकेशन साथ ही उसकी फैमिली की भी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। वहीं हम देखते गाओ शोशो सीधे जाके पॉल के पास बैठ
जाती है। उसके वहाँ पे बैठने की वजह से सारे क्लास वाले काफी चिढ़ गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होता कि पॉल में ऐसा है क्या, आखिर यहाँ पे सारी लड़कियां पॉल के पास क्यों चली आती है। वहीं हम देखते हैं उन लोग के चिढ़ने की वजह से पॉल को लगातार इमोशनल कोलैप्स मिल रहे होते हैं। उस मोमेंट में ना तो पॉल को खुशी फील हो रही होती है और ना ही दुख फील हो रहा होता है। वहीं पॉल ने गांव शोशो की तरफ एक बहुत ही गंदा मुंह बना रखा होता है। गांव शोशो जैसे वहाँ पे बैठती है वो पॉल को स्माइल करते हुए ग्रीट करती है। गांव शोशो के पॉल को ग्रीट करने की वजह से सारे बंदे और ज्यादा चिढ़ गए होते हैं। पॉल को वहाँ पे गांव शोशो के अंदर से काफी अच्छी स्मेल आ रही होती है, लेकिन उसको वहाँ पे स्मेल बिल्कुल भी रिफ्रेशिंग फील नहीं हो रही होती। उल्टा पॉल को फील हो रहा होता है कि वो 8 साल पुराना बिना धोए टॉयलेट को स्मेल कर रहा है, क्योंकि गांव शोशो ने यहाँ पे एंड का लाइफ ग्रांटेड घोस्ट को ले रखा है। उसके बावजूद वो यहाँ पे पॉल के पास में इतनी अच्छी तरह से बैठी हुई है। पॉल वहाँ पे बिल्कुल भी खुद को रोक नहीं पाता और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। पॉल वहाँ पे जोर से बोलता है, प्लीज तुम साइड में हट जाओ, मुझे यहाँ पे अपनी सीट को चेंज करना है। पॉल के मुंह से ये बात सुनकर गांव शोशो काफी शॉक हो गई होती है। गांव शोशो सोचती है सारे लड़के यहाँ पे मेरे पास में बैठना चाहते हैं, तो आखिर ये यहाँ पे मेरे पास से क्यों हटना चाहता है। पॉल चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम बहरी हो, मैंने तुमसे कहा ना मुझे सीट चेंज करनी है, चलो फटाफट साइड से हट जाओ। पॉल को इतने गुस्से में देख के गांव शोशो काफी शॉक हो गई होती है। वो हमें पॉल को जाने का रास्ता दे देती है। जैसे ही पॉल वहाँ पे उसके पास से निकल रहा होता है, गांव शोशो बोलती है, आखिर तुम यहाँ जाना क्यों चाहते हो। पॉल चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं बैठना चाहता। उसके बाद पॉल वहाँ पे आगे जाके आओजी के पास बैठ जाता है। सारे बंदे बात करने लगते हैं। गांव शोशो पॉल के पास जाके बैठी, लेकिन पॉल यहाँ पे इसे बिल्कुल भी खुश नहीं था, उल्टा काफी नाराज हो गया और उल्टा उसने गांव शोशो को एक बहुत ही बेकार लड़की बोल दिया। क्या यहाँ पे पास्ट में इनके बीच में कुछ हुआ है। ऐसे ही करते करते सारे बच्चे वहाँ बात करने लगते हैं। पूरी क्लास के बीच में वहाँ पे सारे बंदे अलग अलग स्टोरी बना रहे होते हैं। उन लोगों के बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि एक नॉर्मल बंदे ने एक सुंदर सी लड़की को रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे पॉल नए बंदों के लिए एक आइडल बन चुका था। पॉल की बातों की वजह से पूरा क्लास का एटमॉस्फेयर कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसके बाद प्रिंसिपल पे खासते हुए क्लास को शांत करते हैं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तभी हम देखते हैं क्लास खत्म होने के साथ ही पॉल वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। पॉल जानता था सिक्योरिटी ब्यूरो वालों का एंशिएंट टॉम और सील डीमन किंगडम से कुछ लेन देना है, तो इसीलिए वो वहाँ पे उन बुक्स को फॉलो करता है जिनके अंदर सील डीमन किंगडम का लिखा हुआ है। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसको वहाँ पे सील डीमन किंगडम की ब्रीफ हिस्ट्री मिलती है। जब पॉल वहाँ पे अंदर कुछ फोटोज देखता है तो वो काफी शौक रह गया होता है। वो पहले से हमें बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा था जो कि उसने ड्रीम के अंदर देखा था। वो जब वहाँ पे और आगे पढ़ता था वो देखता है, पॉल को पता चलता है कि चू टियानकू सील डीमन किंगडम का 12th जनरेशन का नेशनल मास्टर है। उसने अपनी स्वॉर्डमैन की हेल्थ से जू किंगडम की हेल्थ काफी खराब कर दी थी। जू किंगडम के सारे लोग उससे काफी डरते थे, इसीलिए उसका नाम वहाँ पे सारे लोगों ने स्वॉर्ड घोस्ट के नाम से रख दिया। लेकिन जब वहाँ पे चूटियान को मर गया तो जू किंगडम वालों ने लगातार सील डीमन किंगडम के ऊपर अटैक किया और फाइनली 50 साल पहले उन लोगों ने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। सील डीमन किंगडम का लास्ट मोनार्क वहाँ पे कंट्री के लिए मारा गया। एंड में वहाँ पे सिर्फ उसी प्रिंस ही बचा था, लेकिन जू किंगडम वालों ने उसे भी ढूंढ के मार दिया। और जिस बंदे ने वहाँ पे उसको पकड़ा था वो कोई और नहीं, जियांग सिटी के सिक्योरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर गाओ लोंगशन है। पॉल बोलता है, जिस स्वॉर्ड घोस्ट टॉम के अंदर कोई भी नहीं घुस पाया उसमें मैं बहुत इजीली चला गया। यहाँ तक कि स्वॉर्ड घोस्ट की सोल ने भी मुझे सील डीमन किंगडम का मोनार्क कहा। और जहाँ तक मुझे ध्यान है मेरा होम टाउन जियांग सिटी और यूनान सिटी के बॉर्डर पे है। तो बात की जाए सील डीमन किंगडम के फॉर्मल कैपिटल की, तो वो वहाँ से पास में ही है। यहाँ पे आके इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में सील डीमन किंगडम का डिसेंडेंट हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रिंस ऑलरेडी मारा जा चुका है। तो सील डीमन किंगडम के रॉयल फैमिली का कोई ना कोई डिसेंडेंट तो पक्का से होगा। और यही वजह की सिक्योरिटी ब्यूरो पूरे से मेरे पीछे पड़ी हुई है ताकि वो मुझे इन्वेस्टिगेट कर सके। वो यहाँ पे इन सारी बातों का पता लगाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे सील डीमन किंगडम के रॉयल फैमिली का डिसेंडेंट हूँ तो पक्का से मेरे फादर की आइडेंटिटी भी नॉर्मल नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे फार्मर्स है तो खुद को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद पॉल वहाँ पे कॉल उठा के अपने फादर लिनियन को फोन करने लगता है। वो फोन वहाँ पे बहुत देर तक रिंग करता है लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। ये देख के वहाँ पे पॉल काफी परेशान हो गया होता है। पॉल बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी ब्यूरो वाले ने मेरे पेरेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया है। लगातार बहुत बार कॉल करने के बाद फाइनली लिनियन कॉल उठा लेता है। पॉल बोलता है, फादर आखिर आप कहाँ पे हैं और आखिर यहाँ पे आपके आसपास इतना शोर क्यों है, क्या आप यहाँ पे खेत के अंदर गेहूं काट रहे हैं। लिनियन बोलता है, मैं यहाँ पे ट्रेन के अंदर हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ वॉलनट लेके आया हूँ। पॉल बोलता है, फादर यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जियांग सिटी की सिक्योरिटी ब्यूरो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही है, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ये आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। लिनियन बोलता है, हमारी फैमिली जनरेशन से फार्मर रही है तो आखिर हमें इन्वेस्टिगेट करके वो क्या कर लेंगे। पॉल बोलता है, फार्मर्स डैड क्या आप श्योर हैं, क्या यहाँ पे हमारे कोई एंसेस्टर प्रिंस नहीं थे। लिनियन बोलता है, प्रिंस आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, यहाँ तक कि हमारे एंसेस्टर में से कोई स्कॉलर भी नहीं रहा। मैंने यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर से भी पूछा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो कि यहाँ पे हमारी फैमिली से कॉलेज स्टूडेंट बन पाए, यहाँ पे तुमने हमारी फैमिली का काफी नाम रोशन किया है। यही वजह कि तुम्हारी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है। अपने फादर के मुंह से ये सारी बात सुन के पॉल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। पॉल बोलता कि ऐसा तो नहीं कि हमारे जो नोबल एंसेस्टर थे उनका यहाँ पे डिक्लाइन आया हो। लिनियन हंसते हुए बोलता है, बेटा तुम काफी अच्छा मजाक कर लेते हो, मुझे लगता है तुम यहाँ पे हाई ऑफिशियल बनने की तैयारी अभी से कर रहे हो। थोड़ी देर तक ऐसी बात करने के बाद पॉल के फादर वहाँ पे कॉल काट देते हैं। पॉल सोच रहा था कि इसमें कोइंसिडेंस है। अपने फादर की बातों से पॉल काफी शॉक होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गाँव शोशो काफी शांति से आ गई होती है। वो वहाँ पे पॉल के हाथ में एक बुक देखती है। जब वो वहाँ पे नोटिस करती है कि वो बुक कोई और नहीं बल्कि सील डीमन किंगडम की ब्रीफ हिस्ट्री है, वो पॉल से बोलते हैं, पॉल क्या तुम हिस्ट्री के अंदर काफी इंटरेस्टेड हो।
पॉल वहाँ पे बुक को वापस सेल्फ के अंदर रखते हुए बोलता है फिर तुम्हें इससे क्या लेना है कि मुझे क्या पसंद है या क्या नहीं। गाँव शोशो बोलती है जहाँ तक मुझे पता है हम पहले कभी नहीं मिले, तो आखिर तुम मेरे साथ यहाँ पे इतना एग्रेसिव बिहेव क्यों करते हो। वो वहाँ पे पॉल को एक काफी तगड़ा लुक दे रही होती है, लेकिन इन सारी चीजों का पॉल पे कोई असर नहीं हो रहा होता। पॉल सोच रहा था क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पे क्या क्या किया है, तुम यहाँ पे मेरे सामने बहुत ही गंदी एक्टिंग कर रही हो, मुझे तुम्हारे पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पॉल वहाँ पे काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और जाने लगता है, क्योंकि पॉल की नजरों में गाँव शोशो एक बहुत ही बेकार लड़की है जिसने अपनी बहन का लाइफ ग्रांटेड घोष चुराया है। गाँव शोशो बोलते क्या मैं एक बीस्ट हूँ, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, आखिर मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ किया ही किया है, तुम्हें पता तुम यहाँ पे मेरे साथ काफी गंदा बिहेव कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं पॉल वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। गाँव शोशो वहाँ पे पॉल के सामने आती है और बोलती है पॉल तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने क्लैरिफाई करना होगा आखिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। ये बोलते हुए गाँव शोशो वहाँ पे जैसे ही पॉल का हाथ पकड़ने वाली होती है, पॉल वहाँ पे गाँव शोशो का हाथ झटकते हुए निकल जाता है। वही हम देखते ये देख के सारे बंदे काफी शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि पॉल ने यहाँ पे इतनी सुंदर गॉडेस के साथ इस तरीके से बिहेव किया। सच में यहाँ पे पॉल को इतनी सुंदर लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम देखते हैं पॉल को लगातार इमोशनल कोलैप्स मिल रहे होते हैं। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे इतना दूर चल के आ गया हूँ, और गाँव शोशो अब यहाँ पे इमोशनली कोलैप्स हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम ने यहाँ पे लैग करना स्टार्ट कर दिया है। वही हम देखते हैं पॉल वहाँ पे प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया होता है। पॉल वहाँ पे ऑफिस के डोर पे नॉक करता है। प्रिंसिपल बोलते तुम अंदर आ सकते हो। जैसे ही पॉल वहाँ पे अंदर की तरफ एंटर करता है, वो देखता है कि उसकी तरफ कोई अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ में एक शॉर्ट ब्लेड है जो कि सीधे पॉल की छाती की तरफ आ रही है। वो शॉर्ट ब्लेड वहाँ पे जैसे पॉल की बॉडी के अंदर जाती है, पॉल को अपनी पूरी बॉडी में काफी ज्यादा ठंडा फील होने लगता है। पॉल की पूरी बॉडी वहाँ पे जम जाती है। पॉल सोचता है कि मैं सच में मरने वाला हूँ, लेकिन तभी वो सोचता है मैंने अभी तक एंडन के पॉइजन को क्योर नहीं किया, मुझे यहाँ पे और ज्यादा जीना होगा ताकि मैं एंडन को ठीक कर सकूं। जैसे ही वो यहाँ पे सोचता है कि उसे यहाँ पे जीना है, हम देखते हैं पॉल के हाथ पूरे से स्केलेटन के अंदर चेंज हो गए होते हैं। वहीं पॉल के हाथों में वहाँ पे घोस्ट एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड आ गई होती है, और काफी स्पीड के साथ वो स्वॉर्ड वहाँ पे प्रिंसिपल की तरफ चली जाती है। उस स्वॉर्ड के अटैक के साथ काफी कोल्ड एनर्जी निकल रही होती है। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल थोड़ा और लेट हुए होते तो यहाँ पे उनकी गर्दन पक्का उस स्वॉर्ड ने उड़ा दी होती। प्रिंसिपल सोचे थे मैंने ये शॉर्ट ब्लेड सिर्फ हाफ इंच घुसाई होगी, और फाइनली यहाँ पे पॉल का स्वॉर्ड घोस्ट समन हो गया। सच में इस घोस्ट की एनर्जी काफी पावरफुल है, लेकिन हम देखते हैं प्रिंसिपल की स्वॉर्ड ब्लेड वहाँ पे टूट गई होती है। यहाँ पे इतनी इंटेंस स्वॉर्ड एनर्जी की वजह से प्रिंसिपल सीधे जाके दीवार से भिड़ते हैं। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल के भिड़ने की वजह से दीवार के ऊपर भी क्रैक आ गए होते हैं। अचानक से हम देखते हैं पॉल के वो हाथ जो कि स्केलेटन के अंदर चेंज हो गए होते हैं, वो वापस से ठीक हो जाते हैं, और वहीं जो वो स्वॉर्ड घोस्ट होती है वो भी डिसअपीयर हो गई होती है। वहीं हम देखते हैं ये सब देख के पॉल काफी शॉक हो गया होता है। उसको हमें बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि उसकी स्वॉर्ड ने प्रिंसिपल को भी दीवार में घुसा दिया। पॉल बोलता है प्रिंसिपल आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। प्रिंसिपल बोलता है क्या तुम अभी भी स्वॉर्ड घोस्ट की घोस्ट फॉर्म को सेंस नहीं कर पा रहे, मैं यहाँ पे तुम्हारे उस घोस्ट को फोर्सफुली बाहर निकाल रहा था। वही हम देखते हैं पॉल अपने एंशिएंट स्वॉर्ड की माँ को देख के बोलता है स्वॉर्ड घोस्ट, वैसे मैंने यहाँ पे डेंजर के वक्त स्वॉर्ड घोस्ट की प्रेजेंस को फील किया, लेकिन अब मैं यहाँ पे वापस इसको फील नहीं कर पा रहा। प्रिंसिपल बोलता है तुम्हें यहाँ पे एंशिएंट टॉम के बारे में पता होना चाहिए जिसके अंदर तुम गए थे। उस एंशिएंट टॉम का नाम था स्वॉर्ड घोस्ट टॉम। उस स्वॉर्ड ने बहुत सारे लोगों को मारा है और बहुत सारे लोगों का ग्रेजेस को एब्जॉर्ब किया है, और यहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट की सोल इसलिए है ताकि वो इन सारे ग्रेजेस को सप्रेस कर सके, इसीलिए तुम्हें वहाँ पे उस सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। और क्योंकि तुमने यहाँ पे देखा बिना सोल के समन होने की वजह से वो स्वॉर्ड बस मुझे यहाँ पे मारने वाली थी, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह स्वॉर्ड घोस्ट को सेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो सोल है वो काफी कमजोर है। वो सोल यहाँ सबसे वीकेस्ट घोस्ट से भी ज्यादा वीक पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ ऐसे घोस्ट मास्टर हुए हैं जो कि पिछले कुछ सालों के अंदर समन कर पाए हैं। पॉल बोलता है लेकिन आखिर आप मुझे यहाँ पे नाइस से मारना क्यों चाहते थे। प्रिंसिपल बोलते वो जो सोल होती है वो काफी अलग भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे इसीलिए तुम्हारे ऊपर अटैक किया ताकि मैं उसको फोर्सफुली बाहर ला सकूं। अगर वो सोल यहाँ पे काफी स्ट्रांग हुई तब तो काफी अच्छी बात है, तुम उसको समन करो यूज करो, लेकिन अगर वो सोल काफी कमजोर है तो अपने कॉन्टैक्ट स्लॉट को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर पॉल काफी शॉक हो जाता है, बोलता है तो आखिर वो कितनी स्ट्रांग है। प्रिंसिपल बोलते वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने सिंपली खड़ा हूँ, इससे ये मत सोचना यहाँ पे ये बात पक्की है कि मेरी कितनी हड्डियां टूट चुकी है। ये बोलने के बाद प्रिंसिपल हमें जोर जोर से खांसने लगते हैं। पॉल वहाँ पे प्रिंसिपल की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल उसको रोक देते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, इतनी माइनर इंजरी से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन वही हम प्रिंसिपल के पीछे की तरफ देखते हैं, प्रिंसिपल ने जब वहाँ पे खांसा होता है तो उनके मुंह से खून आया होता है। पॉल वहाँ पे प्रिंसिपल को बैठाते हुए बोलता है स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर मैं उसको यूज कैसे करूंगा। प्रिंसिपल बोलता है हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ कि काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन तुम आखिर उसको कैसे समझ कर पाते हो ये सिर्फ सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम यहाँ पे नॉर्मल रूट से जाते हो तो तुम्हें कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल भी लग जाए। लेकिन हाँ ये बात जरूर है अगर उसके बाद सडनली से 5 लोग भी तुम्हारे सामने आ गए तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पॉल बोलता है लेकिन मैं यहाँ पे इतना वेट नहीं कर सकता, एंडन का पोजीशन काफी खतरनाक है, उसकी लाइफ बहुत बड़े डेंजर में है, मुझे कैसे भी करके उसको बचाना होगा। प्रिंसिपल बोलता है यहाँ पे एक और एक्सट्रीम मेथड भी है जो कि बिल्कुल अभी की तरह था, अगर तुम यहाँ पे बार बार अपनी जान को खतरे में डालोगे तो इससे स्वॉर्ड घोस्ट की इंस्टिंक्ट जाग उठेगी। जैसे ही वो यहाँ पे तुम्हारे सामने अपीयर हो तुम उस टाइम का फायदा उठाते हो उसको समझना। अगर तुम यहाँ पे ये चीज लगातार करते जाओगे
तो तुम बहुत इजीली इसको मास्टर कर लोगे। पॉल बोलता है नियर डेथ सिचुएशन, ये तो काफी कमाल की बात है, क्यों ना मैं यहाँ पे रूफ टॉप से कूद जाऊं। प्रिंसिपल बोलते हैं आखिर किसी का आईक्यू इतना कम कैसे हो सकता है, अगर तुम यहाँ से जंप करते हो और वो समन नहीं होता तो तुम पक्का से मारे जाओगे। पॉल बोलता है तो आखिर मैं क्या करूं, आखिर नियर डेथ स्टेट में कैसे जाऊंगा, क्यों ना आप मुझे अपने डैगर से वापस स्टैब करे, मुझे लगता है कि कुछ टाइम अटैक करने के बाद मैं पक्का से सीख जाऊंगा। प्रिंसिपल बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, हमारे काउंटर अटैक का कंट्रोल करने के लिए स्वॉर्ड घोस्ट जिस फोर्स का यूज करता है मैं उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इससे पहले यहाँ पे तुम कुछ सीख पाओगे मैं पक्का से मारा जाऊंगा। लेकिन हाँ मेरे पास एक आइडिया है, तुम यहाँ पे अबेंडेंड सेमेट्री एरिया में जा सकते हो, वहाँ पे तुम्हें जाके घोस्ट से फाइट करनी है, इस तरीके से तुम्हारे और स्वॉर्ड घोस्ट का कनेक्शन और ज्यादा डीप हो पाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई और घोस्ट मारने का ट्राई करता है तो स्वॉर्ड घोस्ट के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पॉल बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे स्कूल के आसपास जो 800 माइल अबेंडेंड सेमेट्री है वो मेरे इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगी। उसके बाद पॉल बोलते हैं वैसे मास्टर मुझे एक बात बताइए, आपने जब मेरे ऊपर डैगर से स्टैब किया अगर उस वक्त स्वॉर्ड घोस्ट नहीं आया होता तो क्या मैं आपके हाथों से मारा जाता। प्रिंसिपल बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला था, मैंने उस डैगर से अटैक करते वक्त बहुत ज्यादा कैलकुलेट किया था, मुझे ये 100% श्योर था कि वो जो डैगर है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर हाफ इंच तक जाएगा और डैगर के उतना अंदर जाने से तुम बिल्कुल भी मरने वाले नहीं हो। पॉल वहां जाते हुए बोलता है मास्टर आपकी एडवाइस के लिए थैंक यू, मैं फटाफट से अबेंडन सेमेट्री में जाता हूँ ताकि मैं और सारे घोस्ट से मिल सकूं। पॉल के वहां जाने के साथ ही हम देखते हैं प्रिंसिपल के मुंह से खून आने लगता है। प्रिंसिपल बोलते स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था, अगर थोड़ी बहुत और गलती हो गई होती तो मैं पक्का से मारा जाता। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल जमीन के ऊपर बैठ जाते हैं और अपने कोट को उतारने लगते हैं। हम देखते हैं प्रिंसिपल की बॉडी के ऊपर बहुत सारे बैटल स्कार्स होते हैं, उन्होंने पॉल के सामने अपनी सांस को रोक रखा था ताकि उनके मुंह से खून ना निकले। वही हम देखते हैं पॉल को जो कि काफी स्पीड से बाहर की तरफ भाग रहा होता है और सोचता मैं अभी काफी वीक हूँ, जब तक मैं स्ट्रांग नहीं बनता तब तक मैं अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल भी सेफ नहीं कर पाऊंगा। वही हम देखते हैं सन लिली पॉल को देख रही होती है और बोलती है पॉल इतनी रात को कहीं जा रहा है, यहाँ पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वही हम देखते हैं सन माओ बोलता है वो पक्का सील डीमन किंगडम के बचे हुए लोगों से मिलने के लिए जा रहा है, अगर हमें वह सील डीमन किंगडम के सारे लोगों को पकड़ लेते हैं तो हमारी अचीवमेंट बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तभी हम देखते गांव शो बोलती है हमें इतनी जल्दी कुछ भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ भी प्रूव करने के लिए एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो तुम जो स्कूल के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पॉल के बारे में, आखिर वो कैसे चल रही है। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे एरिज एकेडमी के अंदर एक बुली को जानता हूँ, उस बुली ने मुझे बताया कि जिस दिन पॉल को एडमिट किया गया उसी दिन उस हॉस्पिटल में मैं भी आया था, उस वक्त पॉल की हालत काफी खराब थी, वो लोग मर चुका था। गाँव शो बोलते ठीक है तो ये बात पक्की हो गई, पॉल ही वो बंदा जो कि एंशिएंट टॉम से उस दिन बाहर निकला था और शायद से वही वो बंदा जिसने स्वॉर्ड घोस्ट को ट्रिगर किया है, हमें उसको फटाफट से फॉलो करना होगा ताकि हमको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। गाँव शो बोलती है एक बार मेरे पास यहाँ पे प्रूफ आ गया कि पॉल यहाँ पे सील डीमन किंगडम से है, फिर मैं देखती हूँ कि वो मेरे सामने इतना एरोगेंट बिहेव कैसे कर पाता है। वही हम देखते वो तीनों वहाँ पे पॉल को फॉलो करने लगते हैं, वो लोग वहाँ पे पॉल को फॉलो करते करते अबेंडन सेमेट्री एरिया के अंदर आगे होते हैं। थोड़ी देर के अंदर उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उन लोग के आसपास जो वाइल्ड ग्रेव्स है उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनती जा रही है। सनमा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वाइन कवर्ड एंशिएंट मेंशन के सामने जा रहे हैं जहाँ पे सबसे खतरनाक वाइल्ड ग्रेव्स पाई जाती है। सन माँ को काफी डर भी लग रहा होता है क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट है। वही हम देखते हैं पॉल ने ऑलरेडी उन लोग को नोटिस कर लिया होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, उसका मेन फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ घोस्ट पे है कि वो यहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट को ट्रिगर कर सके। अचानक से पॉल को अपने सामने एक ग्रीन कॉप घोस्ट दिखता है। पॉल बोलता है ब्रदर घोस्ट आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, एक मिनट के लिए रुको। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट के सामने चला जाता है। वही हम देखते हैं ग्रीन कॉप घोस्ट काफी शॉक हो गया होता है और पीछे की तरफ हट जाता है। नॉर्मली उसको देखते लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ये बंदा पहला जो कि उसके सामने आया है। पॉल बोलता है एक मिनट रुको, तुम तो शायद वही ग्रीन कॉप घोस्ट हो ना जिसने मेरे स्कूल के पहले दिन मेरे ऊपर अटैक किया था। ये बात सुनते ग्रीन कॉप घोस्ट काफी गुस्सा होता है और बोलता है मुझे याद है कि तुम ही वो बंदे हो जिसने मेरे बहुत सारे साथियों को मार दिया। पॉल बोलता है ग्रीन कॉप घोस्ट क्या तुम्हें रिवेंज चाहिए, मैंने यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे साथियों को मार दिया और मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम जो कि उन लोगों के लीडर थे तुमको बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए, चलो फटाफट से मुझे मार दो। ये बोलते हुए पॉल वहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट के पास जाने लगता है। ग्रीन कॉप घोस्ट बोलता है मुझे सही से बताओ क्या तुम्हारे यहाँ पे कोई प्लान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो। पॉल बोलता है ना तो मैंने कोई प्लान बनाया है और ना ही मैं कोई ट्रिक खेलने वाला हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे जल्द से जल्द मार दो। हम देखते हैं पॉल आगे बढ़ते ग्रीन कॉप घोस्ट का हाथ पकड़ लेता है और अपने गले के ऊपर रख देता है। पॉल बोलता है ग्रीन कॉप घोस्ट फटाफट से मुझे मार दो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। वही हम देखते हैं पॉल की ऐसी हरकत को देख के ग्रीन कॉप घोस्ट काफी डर गया होता है, वो वहाँ पॉल के पास से पीछे की तरफ हट जाता है। पॉल बोलता है ग्रीन कॉप घोस्ट आखिर तुम कर क्या रहे हो, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तुम मुझे जिंदा खाना चाहते थे, आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, कहीं इसके पीछे ये रीजन तो नहीं कि मैंने पिछले एक हफ्ते से नहीं आया। लेकिन हम देखते ग्रीन कॉप घोस्ट जाने लगता है। पॉल ग्रीन कॉप घोस्ट को पकड़ते हुए बोलता है प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, प्लीज मुझे मार दो, ब्रो घोस्ट प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें
घोस्ट ब्रीड भी दे सकता हूँ, और अगर उतना इनफ नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए पेपर मनी को भी जला सकता हूँ। ग्रीन कॉप घोस्ट बोलता ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस बात यह है कि जो नॉर्दर्न ग्रेवयार्ड है वो मेरे अंडर में नहीं आती। पॉल बोलता तुम्हारा नॉर्दर्न ग्रेवयार्ड कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब क्या है? तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक घोस्ट हो, चलो फटाफट से मुझे मार दो, यहाँ फालतू के एक्सक्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं। ग्रीन कॉप घोस्ट बोलता है घोस्ट के बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें मार के इस एरिया के टॉप घोस्ट को ऑफेंड कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। पॉल बोलता है इसका मतलब एक घोस्ट बनने के बाद भी आपको किसी न किसी से डर के रहना पड़ता है, और साथ ही में पॉल को ये बात समझ में आती है रास्ते में आने वाली मलिशियस स्पिरिट लगे घोस्ट ने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। वो सब यहाँ पे इस बात से डर रहे हैं कि गलती से वो कोई रूल ना तोड़ दे। ग्रीन कॉप घोस्ट देखता है कि पॉल वहाँ पे रुक चुका है तो वो काफी स्पीड से भागने लगता है। जैसे ही पॉल वहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट को देखता है वो उससे काफी दूर चला गया होता है। ग्रीन कॉप घोस्ट सोच रहा था चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं बच गया, ये बच्चा सच में पागल है, मुझे इसके आसपास नहीं रहना। लेकिन वही हम देखते पॉल काफी स्पीड से उसके पास पहुंच गया होता है। पॉल बोलता है ग्रीन कॉप घोस्ट क्यों ना तुम मुझे अपनी जगह पे लेके जाओ और उसके बाद मुझे वहाँ पे मार दो। ये सब देख के ग्रीन कॉप घोस्ट काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे आसपास नहीं रहना। पॉल बोलता है मेरे पास यहाँ पे तुमसे हेल्प मांगने से और कोई तरीका नहीं है, इतने बड़े से बैरन ग्रेवयार्ड के अंदर आखिर मैं एक फैमिलियर घोस्ट को कहाँ ढूंढूं, तुम्हें मुझे यहाँ पे हेल्प करनी ही चाहिए। हम देखते हैं ग्रीन कॉप घोस्ट पॉल के सामने घुटनों पे आता है और बोलता है प्लीज मुझे यहाँ पे किसी अर्जेंट चीज को अटेंड करना है, अगर मैं यहाँ पे लेट हुआ आता हूँ तो पक्का से मैं मारा जाऊंगा। वही हम देखते हैं सनमा और सनली ये देख के काफी शॉक होते हैं। वो लोग बोलते हैं विक्ड स्पिरिट लड़का घोस्ट पॉल के सामने घुटनों पे आके माफी मांग रहा है कि सच में इसके पास यहाँ पे इतनी पावर है, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 1 का घोस्ट मास्टर है। लेकिन फिर भी उसके सामने एक विक्ड स्पिरिट लड़का घोस्ट डर रहा है और उसके बावजूद हमने उसके साथ पंगे लिए। अगर उसने अपने मन के अंदर ग्रज पाला होता तो हम लोग की भी ग्रेस यहीं पे दिखाई दे रही होती। गाशो बोलती है पॉल काफी अजीब होता जा रहा है, अगर हम यहाँ पे इसको और ज्यादा फॉलो करते हैं तो हमको पक्का से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम देखते हैं पॉल वहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट को बोल रहा होता है चलो ठीक है टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बोल रहे हो सिर्फ यहाँ का बॉस ही मुझे मार सकता है, चलो तुम मुझे अपने बॉस के पास लेके चलो। ग्रीन कॉप घोस्ट बोलता चलो ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पे अपने बॉस को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जा रहा था, तुम यहाँ पे मेरे साथ आ सकते हो। जैसे ही वो लोग वहाँ पे उस बैरन ग्रेवयार्ड के अंदर और डीप जाते हैं पॉल देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट हैं जिनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट है। पॉल बोलता है क्या तुम्हारा घोस्ट बॉस कोई बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहा है? ग्रीन कॉप घोस्ट बोलता है नहीं, जो नॉर्दर्न ग्रेवयार्ड की बॉस है वो असलियत में रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट है। आज यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की शादी बूचर घोस्ट से हो रही है जो कि यहाँ पे वेस्टर्न ग्रेवयार्ड से है। हम सारे लो रैंक के घोस्ट यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया, इसका मतलब तुमने जो अपने शोल्डर के ऊपर चीज ले रखी है वो असलियत में वेडिंग गिफ्ट है। ग्रीन कॉप घोस्ट बोलता है हाँ ये वेडिंग गिफ्ट है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है। ओरिजिनली मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि मैं तुम्हारे उस मोटे दोस्त को गिफ्ट के तौर पे दूंगा, मेरी किस्मत काफी खराब थी कि तुम और तुम्हारे दोस्त बीच में आ गई, तो इसीलिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये गंदा से गिफ्ट है। पॉल बोला तो तुम एक काम करो, तुम अपनी बॉस को बोलो कि तुम यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे मुझे लेके आए हो, मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर सिस्टम भी नहीं किया, पक्का से तुम्हारी बॉस को काफी मजा आने वाला है। ये बात सुनकर ग्रीन कॉप घोस्ट काफी खुश हो गया होता है और बोलता है सच में तो बहुत अच्छा आइडिया है। ग्रीन कॉप घोस्ट ऑलरेडी ये सोच रहा होता है कि आखिर रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को क्या रिवॉर्ड देने वाली है। वहाँ पे आधा घंटा चलने के बाद वो लोग फाइनली वाइन कवर्ड एंशिएंट मैंशन के अंदर पहुंच जाते हैं क्योंकि इस बैरन ग्रेवयार्ड का डीपेस्ट पार्ट है। वो सोच रहा होता है इस मैंशन के अंदर से इतनी खतरनाक घोस्ट एनर्जी निकल रही है, मैं तो यहाँ पे सोच भी नहीं सकता कि आखिर वो घोस्ट कितनी पावरफुल होगी। आसपास के घोस्ट को वहाँ पे लिविंग ह्यूमन की स्मेल आती है जिस वजह से उन लोगों के मुंह में पानी आने लगता है और लोग पॉल को घूरने लगते हैं। पॉल बोलता है मैंने यहाँ पे लास्ट नाइट ही नहाया था तो मैं काफी अच्छा टेस्ट करता और मेरा स्मेल भी काफी अच्छा है, मुझे पक्का भरोसा तुम्हें यहाँ पे ह्यूमन को खाए हुए काफी टाइम हो गया होगा, सच में मुझे खाने में तुम्हें काफी मजा आने वाला है। वो घोस्ट बोलता है तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की शादी के अंदर लिविंग पर्सन को मारने की हिम्मत करूंगा? मैं इतना बड़ा भी बेवकूफ नहीं हूँ। गुस्सा करते हुए वो घोस्ट वहाँ चला जाता है जिस वजह से पॉल को वहाँ पे इमोशनल कोलैप्स मिल गए होते हैं। पॉल सोच रहा होता है ये सारे घोस्ट बहुत ज्यादा बेवकूफ और कमजोर है, इन लोगों को मैं सामने से ऑफर दे रहा कि मुझे मार दो, लेकिन फिर भी इन लोगों को काफी डर लग रहा है। वही हम देखते हैं सन लिली और सनमा भी देखे काफी शौक हो रहे होते हैं, बोलते हैं आखिर यहाँ पे असलियत में पॉल है कौन, सारे घोस्ट उससे इतना क्यों डर रहे हैं। गाँव शोशो बोलते शायद से यही वजह के फादर ने मुझे बोला था कि मुझे यहाँ पे इसे और इसके बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करना है, ये बंदा एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, इसका मतलब हम लोग को भी यहाँ पे आज रात को इस एंशिएंट मैंशन के अंदर एंटर करना होगा, सिर्फ तभी हम लोग को वो आंसर्स मिल पाएंगे जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। सनमा बोला तुम्हें लगता है कि ठीक रहेगा अगर हम लोग यहाँ पे अंदर जाते हैं तो हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है, कोई भी घोस्ट हमें बहुत इजीली मार देगा, वहाँ के सारे घोस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। गाँव शो बोलते तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास यहाँ पे 3 घोस्ट एनर्जी पिल है, अगर हम लोग यहाँ पे इस घोस्ट एनर्जी पिल को खा लेते हैं तो हम लोग की बॉडी के अंदर से घोस्ट एनर्जी बाहर निकलने लगेगी, जिस वजह से वहाँ पे सारे घोस्ट को लगेगा कि रियलिटी में हम भी घोस्ट है। अपने फ्यूचर को देखते हैं वो लोग वहाँ पे उस पिल को ले लेते हैं, उस पिल को खाते उन लोग की बॉडी के अंदर से घोस्टली एनर्जी बाहर निकलने लगती
सकती है। उन लोगों को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वो लोग रियल घोस्ट है या नहीं। वही हम देखते हैं पॉल को जो कि एंशिएंट मैंशन के एंट्रेंस से पहुंच गया होता है। हम देखते हैं वहां पे एक घोस्ट होता है जो कि सेरेमनी के सारे गिफ्ट को कलेक्ट कर रहा होता है। वो बताता है कि वेस्ट सेमेट्री के कोरोसी घोस्ट ने यहाँ पे आईबॉल के पेयर गिफ्ट किए हैं। वही हम देखते हैं साउथ सेमेट्री ब्लडेड घोस्ट ने लवर्स हर्ट के पेयर को गिफ्ट किया है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट की बारी आती है, वो घोस्ट हमें पॉल को देखता है। उसको यहाँ पे समझ में आता है कि अगर ग्रीन कॉप घोस्ट को गिफ्ट किया है। वो बताता है कि वेस्टर्न ग्रेवयार्ड से ग्रीन कॉप घोस्ट ने एक 20 साल के बिना सिस्टम करे हुए ह्यूमन को गिफ्ट के तौर पे दिया है। वही हम देखते हैं वहाँ के सारे घोस्ट पॉल को देखने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, सच में ये गिफ्ट तो काफी शानदार है। सबसे पहले तो एक ह्यूमन होना और साथ ही में सिस्टम ना करना, ये तो काफी कमाल की बात है। ग्रीन कॉप घोस्ट को रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट से काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। वही हम देखते हैं पॉल को वहाँ पे स्टीवर्ड लेके जाता है और स्टोरेज रूम के अंदर धक्का देता है। उसको यहाँ पे दूसरे गिफ्ट के साथ लॉक कर दिया होता है। पॉल सोच रहा था ये तो बिल्कुल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। मैं यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट से ये बोलने के लिए आया था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ताकि मुझे यहाँ पे लॉक करके क्यों रख दिया गया। वहाँ पे इस बात से परेशान होकर पॉल गिफ्ट को किक मारना स्टार्ट कर देता है। अचानक से हम देखते हैं ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है, बच्चे मैंने यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को सेंस किया है। वो रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट यहाँ पे तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पे है और वो यहाँ पे बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही। पॉल बोलता है अगर वो यहाँ पे मूव नहीं कर रही तो मैं उसके पास जाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ पे विंडो को ओपन करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे बाहर आ रहा होता है, उसको वहाँ पे 2 मेड नोटिस करती है। पॉल वहाँ पे काफी स्पीड से सीढ़ियों के हेल्थ से ऊपर की तरफ जाने लगता है। लेकिन मेड्स को यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ कोई बंदा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, वो एक लिविंग ह्यूमन ही क्यों ना हो। ब्लड रेड आई घोस्ट के बताने के अकॉर्डिंग पॉल वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के रूम के बाहर आ गया होता है। पॉल वहाँ पे अंदर की तरफ देखता है, उस कमरे को हर जगह रेड कलर के कैंडल सजाया गया है और वहीं पे रेड कलर का ड्रेस पहने हुए बेड के ऊपर रेड ड्रेस घोस्ट बैठी हुई होती है। वहाँ पे रेड ड्रेस घोस्ट का मुंह ढका हुआ होता है। पॉल वहाँ पे डोर के ऊपर नॉक करता है। वही हम देखते हैं जो रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट होती है वो अपने हाथ से एनर्जी रिलीज करती है। उसके वहाँ पे एनर्जी रिलीज करने के साथ ही वो डोर वहाँ पे खुल गया होता है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है, क्या खतरनाक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, तुम यहाँ पे अपने साथ एक लिविंग ह्यूमन को लेके आ गए, चलो हम लोग आज रात यहाँ पे इतने टेस्टी मील को साथ में खाने वाले हैं। वही हम देखते हैं पॉल वहाँ पे हंसने लगता है। पॉल को वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के अंदर से काफी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही होती है। पॉल को वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को देखना था, इसीलिए वो वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के घूंघट को उठा देता है। वही हम देखते हैं कि रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट दिखने में काफी अच्छी होती है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है अभी तक यहाँ पे शादी कंप्लीट नहीं हुई, आखिर तुम यहाँ पे इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। ये बोलते हुए रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट काफी शर्मा रही होती है, उसने यहाँ पे अभी तक पॉल के सामने नहीं देखा होता। वही हम देखते हैं पॉल बोलता है मैं अभी काफी जल्दी में हूँ, चलो फटाफट से मुझे मार दो। वही हम देखते हैं पॉल को देख के रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट काफी गुस्सा हो गई होती है। वो बोलती है आखिर यहाँ पे लिविंग ह्यूमन क्या कर रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पे पता है कि मेरे घूंघट को सिर्फ और सिर्फ मेरा होने वाला हस्बैंड उठा सकता था, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता तुमने यहाँ पे क्या किया है। पॉल बोलता है आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है, मुझे किसी भी बात से डर नहीं लगता, अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा चलो फटाफट से मुझे मार दो। पॉल को वहाँ पे लग रहा होता है कि रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट को काफी गुस्सा आ चुका है और वो अब उसके ऊपर अटैक करने वाली है। लेकिन हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट काफी शांत हो गई होती है और बोलती है चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे घूंघट को किसी ना किसी को उठाना था, अब क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरे घूंघट को उठाया है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये बोलते हुए रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट पॉल को गले लगाती है। पॉल बोलता है तुम क्या फालतू बात कर रही हो, मुझे तुमसे शादी करनी होगी। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है जो भी मेरा घूंघट उठाएगा वही मेरा होने वाला हस्बैंड बनेगा, अब क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरा घूंघट उठा दिया है तो तुम ही मेरे हस्बैंड बनोगे। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।